कि मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर दूं। अच्छा, हम आज जो है वो कि हमारी क्लास जो है वो थोड़ी स्लो चल रही है और अभी तक हम ERC-20 और 721 तक ही पहुंच सके। सो वी हैव टू फिनिश द टोकन्स और उसके बाद हमें Web3 की तरफ मूव होना है। ठीक है, तो आज की क्लास थोड़ी फास्ट रहेगी ताकि हम थोड़ा सा हमने ERC-20 और ERC-721 को बहुत डिटेल में देखा है, क्योंकि ज़्यादातर जो हमारी डेवलपमेंट है वो, और इवन ज़्यादातर जो टोकन्स जो ज़्यादातर सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं वो यही दो टोकन यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, ERC-721 और ERC-20। हालांकि ERC-777 उससे काफ़ी एडवांस है, तो हम आज देखेंगे उसको। और उसके अलावा ERC-1125 भी आ चुका है, जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ NFT एंड ERC-20। सो हम दोनों वेरिएंट्स देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद आगे जो है वो Web3 पे हम मूव होंगे। आज हम कोशिश करेंगे कि Web3 का जो ट्यूटोरियल है वो उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी। सो अभी तक कोई क्वेश्चन, कोई सवाल आपके पास हो तो वो पूछ लें, और उसके बाद फिर हम स्टार्ट करते हैं आगे। एक क्वेश्चन था 721 के ऊपर। 721 में जब मैंने अपने NFTs की क्रिएट की तो उसमें मैंने उनकी वैल्यू जो भी बैलेंस है वो 1 या जो भी हम असाइन कर रहे हैं वो एक टोकन असाइन कर रहे हैं। जब उसको मैंने रॉबस्टन पे डिप्लॉय किया, वहां से आके मैंने कॉन्ट्रैक्ट को राइट किया और मेरे मेटामास्क के वॉलेट में जो है वो 0.0001 करके दिखाता है, उसको एज अ 1 नहीं दिखाता टोकन को। तो क्या उसके लिए मुझे डेसिमल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसको या कुछ और करना पड़ेगा? देखिए, वॉलेट जो है ना वो वॉलेट डेसिमल पे चलता है। आप उसके जब ऐड कर रहे हैं उस वक्त आप बताएं कि उसके कितने डेसिमल हैं। आप अगर आप 1 बताएंगे तो वो फिर 1 दिखाएगा। तो डेसिमल की वैल्यू जो वॉलेट में आप सेट कर रहे हैं वो आप अगर 1 सेट करते हैं तो फिर वो आपको एज यूजुअल जो NFT का अगर आप एक टोकन ट्रांसफर करें तो एक ही दिखाएगा। यानी कि ये वॉलेट लेवल पे मुझे चेंज करना पड़ेगा, कोड चेंज नहीं है? नहीं, कोड नहीं चेंज करना पड़ेगा। कोड के अंदर आप ओके, डेसिमल लिखाएंगे, NFT के लिए डेसिमल नहीं लेके आ सकते। सो ऑब्वियसली व्हाट यू हैव टू डू इज कि आपको वॉलेट में जाके वहाँ पे वो डेसिमल पूछता है। जब भी आप टोकन ऐड करते हैं तो वो डेसिमल पूछता है कि कितने डेसिमल। ठीक है, तो वो उनसे जो है वो डिवाइड करके फिर आपको एक्चुअल में दिखाता है। सो लेट्स सपोज आप ERC कहते हैं कि भाई ERC-20 जो है वो 18 डेसिमल है, तो वो 18 से डिवाइड करके वैल्यू दिखाता है। इसी तरह से अगर आप NFT में 1 कर देंगे तो 1 से डिवाइड करके आएगा तो 1 ही आ जाएगा उसका। ऑलराइट, थैंक यू जी, ओके। सर एक क्वेश्चन और है। मैं ये पूछना चाह रहा था कि हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है कि एब्स्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है कि जिसमें कम से कम एक फंक्शन ऐसा हो जिसकी इम्प्लीमेंटेशन ना दी गई हो। लेकिन यहाँ पे जो मैंने ओपन ज़ैपलिन में एक तो मुझे अब एग्जैक्ट नाम नहीं याद, उन्हें एब्स्ट्रैक्ट करके उसने मार्क किया हुआ था, हालांकि उसमें 2-3 मेथड्स थे उनकी इम्प्लीमेंटेशन भी दी थी। मुझे कोई ऐसा मेथड नहीं मिला कि कम से कम एक कि जिसकी इम्प्लीमेंटेशन ना दी गई हो। तो क्या इसका कोई और मकसद भी है? हम क्योंकि वो कंपाइलर आपको कंपाइल नहीं करने देगा अगर आपने जो इंटरफेस आपने उसके साथ एक्सटेंड किया है। ठीक है, जो इम्प्लीमेंट किया है इंटरफेस, उस इंटरफेस का अगर आपने सारे मेथड नहीं किए तो आपको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा उसको। और सारे मेथड आपने कर दिए इम्प्लीमेंट तो फिर एब्स्ट्रैक्ट करने का कोई जवाब नहीं रहता उसमें। तब आप एब्स्ट्रैक्ट क्यों करेंगे अनटिल अनलेस कि आपने सारे। देखिए, एक तो ये हो सकता है कि आपने इंटरफेस के मेथड सारे दे दिए, इम्प्लीमेंट कर दिया, लेकिन उसके बाद आपने एब्स्ट्रैक्ट में कोई एक मेथड आपने दे दिया सिग्नेचर के साथ, सिर्फ सिग्नेचर दे दिया उसके, जो कि आपकी जो आगे की क्लास है वो इम्प्लीमेंट करती, तो उसमें हो सकता है। लेकिन अदरवाइज एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है वो उसी वक्त होगी जब आप किसी फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन नहीं देंगे। तो अदरवाइज एब्स्ट्रैक्ट रखने का कोई फायदा नहीं है किसी कॉन्ट्रैक्ट में। लेकिन तो सर इसका मतलब ये हुआ कि वो अलाउ फिर भी करता है, या खैर मैं दोबारा एक दफा देख लेता हूँ, शायद मैंने मिस किया हो, क्योंकि कोई बहुत बड़ा वो नहीं था फंक्शन, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट, छोटा सा ही था और मैं देख रहा था इसमें ऐसा क्यों हो रहा है, मैं समझ नहीं पाया था। कोई इम्प्लीमेंट किया होगा ना, कोई इंटरफेस आपने इंटरफेस देखा ना उसका। उसमें भी मैंने भी चेक किया, सब में जो है ना इसी तरीके से है कि एब्स्ट्रैक्ट दिया और सारे फंक्शन डिक्लेयर्ड। सर जिस तरह ओनेबल है, ओनेबल को भी उसने किया हुआ है। फॉर एग्जांपल ओपन ज़ैपलिन में अगर ओनेबल को देखें तो वो है, अगर मैं उसने फिर कॉन्टेक्स्ट में गया है
इसको थोड़ा सा चले मैं फिर देख लूंगा, अगर अभी क्लास का टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन ये चीज मुझे जरा समझ नहीं आ रही थी कि क्यों ऐसा हो। क्योंकि सर मैंने वैसे ओनेबल ऐसे को कुछ अभी उसमें, तक ऐसा कुछ देखा तो नहीं है, बट जी जी अगर कुछ ऐसा है तो हम देख लेंगे। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट जो है वो बेसिकली उसी वक्त यूज होता है जब आपने कोई इम्प्लीमेंट इंटरफेस इम्प्लीमेंट किया हो, जी जी और उसके बाद जो है वो उसकी जो है वो इम्प्लीमेंटेशन कंप्लीट ना की हो, यानी कि वो कुछ इम्प्लीमेंटेशन जो है ना वो आगे देगा, इस तरह से जी होता है। बिल्कुल। तो ओनेबल जो है वो सिर्फ ओनेबल, अगर आप देखेंगे ना तो ओनेबल कॉन्टेक्स्ट को भी यूज कर रहा है। जी सर, और कॉन्टेक्स्ट में सिर्फ दो मेथड्स हैं, वो जो मैसेज सेंडर वाला और मैसेज डेटा वाला, वो दोनों हम्म। कॉन्टेक्स्ट के अंदर इम्प्लीमेंटेड हैं। तो यानी मैं तो मुझे समझ नहीं आई कि ये फिर एब्स्ट्रैक्ट क्यों, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट को भी उसने एब्स्ट्रैक्ट मार्क किया हुआ है। क्योंकि अगर आप कॉन्टेक्स्ट को देखें सर, उसमें सिर्फ दो मेथड्स हैं, वही मैसेज सेंडर और डेटा वाले, और दोनों की इम्प्लीमेंटेशन मौजूद है, बट कॉन्टेक्स्ट इज आल्सो मार्क्ड एज एब्स्ट्रैक्ट। फिर बेसिकली ये जो है एब्स्ट्रैक्ट को इसलिए क्या होगा कि एब्स्ट्रैक्ट जो है इसका मतलब है कि आप इसको डायरेक्टली जो है इसको आप डिप्लॉय नहीं कर सकते एज अ कॉन्ट्रैक्ट। तो एब्स्ट्रैक्ट इसलिए दिया हुआ है कि फिर आप इसको किसी ना किसी जगह पे इनहेरिट करेंगे और उसके बाद ही जो है उसको यूज कर सकते हैं इस कॉन्ट्रैक्ट। तो जी बाय जी जी डेफिनेशन जी। उन्होंने इसको एब्स्ट्रैक्ट कर दिया है कि इसको आप डिप्लॉय नहीं कर सकते अंटिल आप इसको बेसिकली किसी कॉन्ट्रैक्ट के साथ इनहेरिट करें। उसे रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि वो स्टैंड अलोन उसकी एंटिटी को स्टैंड आइडेंटिटी अलोन, कोई नहीं है। हाँ एग्जैक्टली ठीक है, हाँ स्टैंड यस, ये अलोन हो नहीं हो सकता है सकता। सर, ये हो सकता है, ठीक है सर, थैंक यू सर। क्योंकि मुझे ये भी लग रहा है कि कॉन्टैक्ट्स वगैरह जो है ना वो गैस के साथ, ये गैस स्टेशन के साथ चलते हैं कॉन्टैक्ट्स वगैरह। गैस स्टेशन क्या है तो उसके अंदर भी कोई हो सकता है कि कुछ इम्प्लीमेंटेशन ना दी हो, तो वो देखना पड़ेगा। बट जी मोस्ट थैंक यू सर। प्रॉब्ली जो रिस्ट्रिक्शन है वो इसलिए है कि आप जो है वो इसको स्टैंड अलोन डिप्लॉय ना कर सकें, ओनेबल जो है वो किसी न किसी कॉन्ट्रैक्ट के साथ इनहेरिट। ओके, और कोई सवाल है? अच्छा जी, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ और बाद हम आगे चलते हैं, फिर थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं और उसके बाद मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? ओके, सो ERC 777, किसी को पता है क्या है ERC 777? पढ़ा हुआ है आपने लोगों ने, देखा है इसको ERC 777? देखिए ERC 777 जो है वो फंजिबल टोकन ही है, ठीक है। लेकिन ERC 20 के अंदर बहुत सारे इश्यूज थे। कुछ इश्यूज तो ये थे कि मिसाल के तौर पे ERC 20 जो है वो इनिशियल उसमें ज्यादातर ये थे जब इवन सेफ ट्रांसफर भी नहीं इम्प्लीमेंट हुआ था, तब ERC 20 के साथ प्रॉब्लम ये था कि अगर इसको किसी को सेंड कर दिया जाए, यानी कि किसी कॉन्ट्रैक्ट को सेंड कर दिया जाए और उसके अंदर कैपेबिलिटी ना हो ये ERC 20 को रिसीव करने की या उसमें हैंडलिंग की, तो वो ERC 20 जो है आपका लॉक हो जाता था, ठीक है। अब वो ना मूव हो सकता है ना कुछ हो सकता है, तो ये इशू हो जाता था उसके साथ। सो दूसरी बात ये थी कि ERC 20 टोकन जो है वो कुछ इसी तरह से है कि उसमें कोई चीज जो है वो ट्रांसफर उस तरह से होती नहीं है। मतलब मिसाल के तौर पे वो होता क्या है कि मैंने अगर आपको कोई टोकन भेजा है तो वो एक्चुअल में होता क्या है कि ERC 20 के टोकन के अंदर एक जो बैलेंस है वो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में चला जाता है। दैट मीन्स मतलब इससे ज्यादा और कुछ होता नहीं है। तो ऐसा है कि अगर मैंने आपको कोई चीज भेजी है, ठीक है ना, ERC 20 टोकन अगर मैंने आपको भेजे हैं और आपको नहीं पता, एक तो ये बात है ना कि मैं अगर किसी को ERC 20 टोकन भेजता हूँ या मैं किसी एड्रेस पे भेजता हूँ तो मुझे वो एड्रेस वॉलेट में ऐड करना पड़ता है, उसके बाद मुझे जो है वो टोकन जो है वो उसकी बैलेंस जो है वो नजर आता है, करेक्ट। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं किसी को इन्फॉर्म कर सकूं कि भाई ये टोकन आपको जो है वो मैंने भेज दिया। जबकि ईथर अगर मैं भेजता हूँ, ठीक है, ईथर भेजता हूँ तो उसमें बहुत सारे मेथड होते हैं कि भाई अगर मैं किसी कॉन्ट्रैक्ट को ईथर भेज रहा हूँ तो जैसे पेएबल का मेथड है, जैसे आपके फॉल बैक मेथड है, ठीक है, हुक्स हैं। बेसिकली फॉल बैक मेथड क्या है? हुक्स हैं जो बेसिकली आपको ये बताते हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट को ये बताते हैं कि ईथर आ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ ERC 20 में नहीं है कि आपके कॉन्ट्रैक्ट को पता चल जाए कि भाई आपके पास ईथर आए हैं। सो उसके लिए जो है वो बेसिकली ये ERC 777 जो है उसको रिलीज किया गया ERC को।
और इसको जो है वो कोशिश ये की गई कि ये जो टोकन है वो क्लोज टू ईथर हो, ठीक है। जिस तरह से ईथर के अंदर जो है वो हम क्या कर सकते हैं, एक और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ईथर के अंदर हम ये है कि अगर हम डेटा ईथर के साथ हम डेटा भी बेच सकते हैं, ठीक है। तो ERC20 में भी ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है कि हम डेटा बेच सकें अनटिल अनलेस कि हम कोई लो लेवल कॉल करें, ठीक है। समझ में आ रही है ये बात? यहाँ तक एक क्वेश्चन है? ओके, आगे चलते हैं। सर अच्छा, थोड़ा उसमें सा हुक्स पे क्लैरिटी आप यानी हुक्स को या अगर आगे डिफाइन होगा तो यानी व्हाट एग्जैक्टली इज अ हुक, थोड़ा आइडिया तो है लेकिन हुक देखिए क्या होता है। हुक इज बेसिकली हुक या इवेंट जो है ना वो ट्रिगर जब होता है, जब कोई एक्शन होता है तो वो ट्रिगर होता है। दिस इज कॉल्ड हुक। हुक का मतलब है कि एक आप एक हुक का वैसे बिहेवियर देखा जाए तो वो क्या होता है कि हुक का बिहेवियर क्या होता है कि किसी चीज जो कोई चीज चल रही है उसके अंदर आप हुक हो जाए तो उससे आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स कि कोई चीज ट्रांसफर हो रही है, आप उस पर हुक लगा दें तो वो हुक जो है वो उसको इन्फॉर्म कर देगा, उसको सब्सक्राइब यानी कि एज अ इसको इस तरह से कहें कि सब पब का जो मेथड होता है यानी सब्सक्राइबर और पब्लिशर, ठीक है। कि भाई मैंने एक स्ट्रीम जारी है, अब या आप नॉर्मल एक एग्जांपल लें कि भाई आपका वाटर का कनेक्शन है, ठीक है। वाटर की मेन लाइन है, उसमें आप क्या करते हैं, आप हुक करते हैं और अपने पास अपने लिए जो है वो पानी ले लेते हैं। कैसे करते हैं कि भाई आप जो है वो अपने कनेक्शन जो है वो लीगल या इलीगल जो है वो आप अपना कनेक्शन जो है मेन लाइन में आप लगाते हैं, वो बेसिकली जो लगाना है उसको क्या कहते हैं, हुक कहते हैं। अब वो हुक हो गया और उसके बाद आप अपना जो पानी है उसमें से आप ड्राइव करते रहते हैं कि भाई ये पानी जो है उसमें से मेन लाइन से जो है वो आपकी तरफ आता है। तो दिस इज एनालॉजी ऑफ बेसिकली क्या है, आपकी हुक की है। इसी तरह से कोई बिहेवियर्स या कोई फंक्शन जो चलता है तो उसके अंदर आप हुक्स कॉल कर सकते हैं, यानी हुक जो है आप रख सकते हैं, जो कि बेसिकली क्या होगा कि फंक्शन अगर वो चलेगा तो वो उसको भी कॉल कर देगा क्योंकि वो तो चल रहा है, ठीक है। और वो हुक को कॉल कर देगा तो हुक से रिलेटेड जितने भी सब्सक्राइबर होंगे जो उस पर्टिकुलर मेथड को इम्प्लीमेंट किया होगा, ठीक है, उस पर्टिकुलर मेथड को इम्प्लीमेंट किया हो गया वो भी इन्फॉर्म हो जाएंगे। समझ में आ रही है बात? सर लेकिन और आपने जो सब्सक्राइबर और पब्लिशर की बात की वो इवेंट में और हुक में एक ही नहीं हो, क्योंकि इवेंट में हम सब्सक्राइब करते हैं, जब इवेंट रेज होता है तो इवेंट और हुक जो है वो एक ही चीज का है, मतलब एक ही चीज के दो नाम है। इवेंट ट्रिगर होना, लेकिन ठीक है, और हाँ जी बोले। सर जो हुक दिए हुए हैं इसके अंदर बिफोर ट्रांसफर, ये तो कुछ फंक्शन लाइक लगते हैं। नहीं, ट्रांसफर वगैरह तो इवेंट्स हैं, इवेंट की सर, बात नहीं, करें वो तो जो हुक्स वो दिए जो हुए ना, मेथड है वो तो इम्प्लीमेंटेशन है उसकी, वो जो वहां पे दिया हुआ है ना से जो हुक दिए हुए बिफोर ट्रांसफर या आफ्टर ट्रांसफर के, हाँ, बिफोर वो तो ट्रांसफर उसकी और आफ्टर ट्रांसफर जो है वो बेसिकली एक तरह के हुक्स हैं, या एक तरह के जी हुक कैसे है कि वो आप अगर उस पे बिफोर ट्रांसफर अपने पास इंप्लीमेंट करेंगे तो आपको पता है कि यार ये जब ट्रांसफर हो रहा है, ERC20 में ओपन ज़ैपलिन ने ये काम किया हुआ है कि जब ट्रांसफर हो रहा है तो बिफोर ट्रांसफर का एक फंक्शन कॉल हो जाता है। अब आप उसको लिसन कर रहे हैं, अपने कॉन्ट्रैक्ट में आपने इंप्लीमेंट किया हुआ है, ठीक है, बिफोर ट्रांसफर को, तो आप बिफोर ट्रांसफर की अपनी इंप्लीमेंटेशन दे सकते हैं। दिस इज कॉल्ड अ सब्सक्राइबर। वो पब्लिश कर रहा है, जब ट्रांसफर हो रहा है, तो क्या हो रहा है कि पब्लिश हो रहा है। पब्लिश होने का मतलब है कि वो कॉल हो गया। अब अगर आपने इंप्लीमेंट किया हुआ है दैट मींस आपका कॉन्ट्रैक्ट उसका सब्सक्राइबर है तो उसको वो मैसेज मिल जाएगा। सब्सक्राइबर नहीं है तो मैसेज नहीं मिलेगा, वो एग्जीक्यूशन ही नहीं होगी, ठीक है ना। तो वो तो एग्जीक्यूट होना है, वो तो एग्जीक्यूट हो जाएगा। आपने अगर उस मेथड को इंप्लीमेंट किया हुआ है तो आपकी कॉल स्टार्ट हो जाएगी और उसके बाद वो रिटर्न हो जाएगा, और मतलब वो कॉल हो जाएगा, आपका भी एग्जीक्यूशन हो जाएगी और उसके बाद उसकी जो बेसिक एग्जीक्यूशन है वो चलती रहेगी, ठीक है। तो इसी तरह से हुआ कि ट्रांसफर क्या है कि आपकी मेन पानी की लाइन है, ठीक है, वो बह रही है, वो अब आप अगर अपना हुक लगा देंगे, ठीक है, और पानी जब आएगा तो आपके पास भी आ जाएगा, पानी नहीं आएगा तो आपके पास भी कुछ नहीं आएगा, राइट। तो पानी बहेगा वो आपके लिए नहीं बहेगा, वो तो मेन लाइन में बहेगा। अब आपने हुक लगाया हुआ है, आप एज अ सब्सक्राइबर हो उसके, ठीक है, आपने मेन लाइन में हुक कर दिया उसको अपने पाइप को, तो आप क्या बन गए, सब्सक्राइबर हो गए। अब जब भी पानी आएगा तो आपके पास भी थोड़ा बहुत पानी या जो भी पानी जितना बड़ा आपने ऑब्वियसली वो लगाया तो उतना पानी आपके पास भी आ जाएगा। तो इसकी इसी तरह एग्जीक्यूशन से जब सर सिक्वेंशियल ट्रांसफर होती चलता लेकिन है। है, एक बात ही बताइएगा सर, जी जी बोलिए। अगर हम इवेंट्स लगाते हैं, ठीक है, एक फंक्शन के अंदर इवेंट्स लगाते हैं तो वो हमारा काम तो हो जाता है पूरा, जो भी आप देखिए पब्लिशिंग की इवेंट बात जो है कर ना रहे हैं। वो इवेंट इज अ स्टैटिक कॉल। इवेंट का मतलब है हम ये बता रहे हैं कि ये चीज हुई है, ठीक है।
इवेंट Sir, आपका मेरा क्या है ख्याल कि आप ये कहते हैं कि ये इवेंट हुई है, अगर उसके अंदर इवेंट में सब्सक्रिप्शन का मॉडल है, अगर है तो, बिकॉज बाज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ऐसा पॉसिबल है कि आप इवेंट ट्रिगर करते हैं तो वो इवेंट को बेसिकली उन्होंने कैप्चर किया होता है और उस पर अपनी इंप्लीमेंटेशन दी होती है। लेकिन यहाँ पे जो इवेंट है ना, अब यहाँ पे एक इवेंट हुआ, उसकी आप इंप्लीमेंटेशन कहाँ देंगे? अपने Web3 में देंगे या अपने वॉलेट में देंगे। कि ट्रांसफर हुआ है तो अब वॉलेट को जो काम करना है वो अपने काम कर लेगा। दैट मीन्स कि वो ये देखिए इवेंट क्या हुआ कि स्टैटिक कॉल हो गई कि उसने ये बता दिया, पब्लिश कर दिया उसने कि भाई ये हुआ है, अब आप अपनी इंप्लीमेंटेशन दे दो। एक दूसरा हो क्या है कि जब वो प्रोग्राम चल रहा है तो वो उसको कॉल कर लेगा। अब आपने उसको सब्सक्राइब किया हुआ है तो आप अपनी इंप्लीमेंटेशन दे दें। सो बेसिकली दोनों के इवेंट एंड हुक जो है ना वो बेसिकली आप ये कह ले कि वैसे यूज होते हैं, लेकिन अगर दोनों बेसिकली यूज होते हैं एक ही काम के लिए, दोनों का काम एक ही है। लेकिन यहाँ पे जो है ना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इवेंट जब एमिट होते हैं तो वो बेसिकली होते किस लिए हैं इवेंट? या तो आप ब्लॉकचेन से बाहर Web3 या आपकी जो डैप है उसके लिए यूज हो रहे होते हैं वो इवेंट्स, ठीक है, जो इवेंट एक्चुअली इमिट हो रहे होते हैं वो बेसिकली बता रहे होते हैं कि भाई आपका ये काम हो गया। अगर आप उसको लिसन कर रहे हैं इवेंट को, अगर आप लिसन कर रहे हैं तो आप ऑब्वियसली कोई ना कोई इंप्लीमेंटेशन देगी ना। लिसन क्यों कर रहे हैं आप? कोई ना कोई इंप्लीमेंटेशन देने की। लेकिन हुक जो है वो विद इन कॉन्ट्रैक्ट है। दैट मीन्स कि कोई और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट उसको लिसन कर रहा है, उस पर सब्सक्राइब हुआ है और वो देख रहा है कि यार ये कॉल हो तो मैं अपनी इंप्लीमेंटेशन दूं, तो विद इन ट्रांजैक्शन ही ये कॉल हो जाएगी। इमिट जो है जो कि इवेंट है यहाँ पे, वो क्या होगा कि कॉल हो जाएगा, इसकी इंप्लीमेंटेशन ब्लॉकचेन में नहीं दी हुई, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली इसकी इंप्लीमेंटेशन कहाँ दी होगी? डैप्स में दी होगी। सर तो इसका सर, तो मतलब क्या ये ये है इस तरह बस लाइब्रेरी के तौर पे मतलब की तरह यूज होता है, जैसे एक कॉन्ट्रैक्ट विद इन लाइक इंटरेक्शन, दो कॉन्ट्रैक्ट्स के दरमियान इंटरेक्शन के लिए? दो कॉन्ट्रैक्ट के दरमियान, लेकिन दो कॉन्ट्रैक्ट के दरमियान देखिए इंटरेक्शन एक नहीं है। सेंड कर रहा है और एक इंटरेक्शन तो रिसीव। वैसे भी हो रही है। कोई आपका कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसफर अगर मेथड कॉल करता है तो वो भी इंटरेक्शन है। कोई मेथड कॉल करेगा या आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो किसी और मेथड का कोई भी फंक्शन कॉल करेगा तो वो भी इंटरेक्शन ही है। सर मेरा ये ख्याल है व्हाट यू आर ट्राइंग टू से इज कि जो इवेंट्स हैं वो पैसिव है और जो हुक्स हैं वो थोड़ा सा एक्टिव है, यानी कि वो सब्सक्राइबर और लिसनर इवेंट्स जो होता है जिसमें डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। पैसिव तो नहीं कह सकते, दिस नॉट पैसिव, बिकॉज ऑब्वियसली वो आप जब आप कॉल कर रहे हैं उसको तो दोनों ही पैसिव है इस तरह से, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो तो कॉल करके खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो इम्प्लीमेंटेशन जो दे रहा है, सो फर्क सिर्फ इतना है कि इफ इट इज अ हुक देन उसकी इम्प्लीमेंटेशन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में होगी, किसी और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में होगी, दूसरे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में होगी। अगर वो इवेंट है तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो मोस्ट प्रोबेबली डैप्स में या ब्लॉकचेन से बाहर दी जाएगी, ठीक है। क्योंकि इवेंट जो है यहाँ पे, ये मैं इसमें कोई कोड भी ट्रांसफर नहीं सॉलिडिटी के उसमें बता रहा हूँ, ठीक है। दूसरी लैंग्वेजेस में दिस इज डिफरेंट। सॉलिडिटी में इवेंट्स जो हैं आपके उस वक्त जो एग्जीक्यूट होते हैं, जब भी इवेंट्स आप एग्जीक्यूट करते हैं तो वो बेसिकली क्या हो रहा होता है कि उसकी इंप्लीमेंटेशन आप ये सपोज कर रहे होते हैं कि जो Web3 या डैप चलेगी, जब आप डैप बनाएंगे तो आपको इवेंट्स की बहुत जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो आप उस वक्त वहाँ इंप्लीमेंटेशन दे रहे होंगे, इवेंट के थ्रू वहाँ इंप्लीमेंटेशन दे रहे होंगे, बिकॉज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नॉट डायरेक्टली जो है ना वो आपकी डैप से कोई वो कम्युनिकेशन नहीं कर सकता, ठीक है। जबकि हुक जो है वो बेसिकली क्या होता है, आप अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखते हैं या आप अपनी क्लास लिख रहे होते हैं, तो ओवरराइड से बचने के लिए भी आप बेसिकली ये जो बिफोर ट्रांसफर है वो बेसिकली क्या है कि आपको ट्रांसफर का मेथड कोई एक छोटी सी इम्प्लीमेंटेशन देने के लिए आप चाह रहे हैं कि ये इम्प्लीमेंटेशन दे दूं मैं उसके साथ, तो उसके लिए पूरा ट्रांसफर का मेथड आपको ओवरराइड ना करना पड़े, आप सिर्फ बिफोर ट्रांसफर के साथ भी ये काम कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे फॉल बैक है, फॉल बैक इज अ काइंड ऑफ हुक, जो कि आपका बेसिकली क्या है, जैसे ही ईथर ट्रांसफर होगा तो सिस्टम ऑटोमेटिकली फॉल बैक को कॉल कर लेगा। इसी तरह से ERC777 में जो अदर या जिस तरह से ERC20 के अंदर ट्रांसफर सेफ था, सेफ ट्रांसफर फ्रॉम था या सेफ ट्रांसफर है, तो सेफ ट्रांसफर क्या करता है कि वो कॉल करता है हुक को, कौन से हुक को, जो कॉलर सब कॉन्ट्रैक्ट में डिफाइन होता है और उसको वो कॉल कर देता है, ठीक है। अगर वो होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो ERC20 को ट्रांसफर करता है, अदरवाइज वो ट्रांसफर नहीं करता, ठीक है। तो सेफ ट्रांसफर उसके अंदर अगर कोड ERC20 में मेंशन लिखा नहीं होगा है तो ना, वो एक्चुअली हुक कॉल कर रहा होता है। सो उसके अंदर कोई कोड दिया नहीं हुआ, खाली है बिल्कुल,
या उसमें इसका हमने कोड कोड नहीं खुद दिया। लिखना है अपने हाँ, बिफोर कोड तो ट्रांसफर आपको और लिखना है आफ्टर? ना, जो यूज करेगा कॉन्ट्रैक्ट, जिस कॉन्ट्रैक्ट में आपको ERC-20 ट्रांसफर करने हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट ये लिखेगा, उस कॉन्ट्रैक्ट में वो इम्प्लीमेंट होगा मेथड, और वहां पे उसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी। तो अगर सर सर ये उसमें हुक अगर वो कंडीशन मेट नहीं करता तो आगे वो फिर उस ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट नहीं करेगा? एग्जैक्टली, वो कॉल हो जाएगा बस। अब कोई कॉल जो है अगर आपने दी है तो ठीक है, नहीं दी है तो कोई बात नहीं। इससे इस जो जो मेन कॉन्ट्रैक्ट है, जो आपका टोकन वाला कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? सर वो जहां से हमने कॉल किया है इसको, उसके बाद मजीद कोड दें। अगर हमने फंक्शन कॉल किया है और जो हमने हुक को कॉल किया है, अगर वो फॉल्स जो है ना रिटर्न कर देता है, तो जो उसके आगे वाले कोड हैं जिसमें इनका अगर बैलेंस ट्रांसफर होना है या बैलेंस डिक्रीज नहीं, होना वो है, ऐसा नहीं तो है। देखिए, उसमें वो वो ये कर नहीं सकता चले। है कि उस ट्रांसफर को रिवर्ट कर सकता है, ठीक है। उस क्योंकि देखिए यहाँ पे इथेरियम में जो ट्रांजैक्शन होती है ना, वो एक पूरी ट्रांजैक्शन होती है। अब एक ट्रांजैक्शन हुई, उसके बाद लेट्स सपोज कि मैं एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का फंक्शन कॉल करता हूँ, उसके बाद दूसरी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का फंक्शन कॉल करता हूँ, फिर तीसरी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का फंक्शन कॉल करता हूँ, तो ये एक ट्रांजैक्शन है। अब इनकी इम्प्लीमेंटेशन में कहीं भी कोई चीज रिवर्ट हुई तो वो पूरी ट्रांजैक्शन को रिवर्ट कर देगा, वो अपने पूरे पुराने स्टेट पे आ जाएगा, वो ट्रांजैक्शन ही रन नहीं होगी, ठीक है। तो ये जो ट्रांजैक्शन है एक्चुअली वो पूरी एटॉमिक है, वो पूरी जो है, अगर कहीं पे भी आपने भले मल्टीपल फंक्शंस कॉल किए हैं, तो इसी तरह से यहाँ पे अगर आप ERC-20 या ERC-777 या फिर आप बेसिकली इवन अगर आप ईथर में जाएं और वो उसने ईथर ट्रांसफर किए और उसके बाद आप ईथर ट्रांसफर हो गए, लेकिन आपने किसी वजह से वो आपके जो फॉल बैक मेथड है उसमें कोई एरर है, तो फॉल बैक मेथड जब कॉल होगा ना, तो पूरी ट्रांजैक्शन रिवर्ट हो जाएगी, आपकी ट्रांसफर भी खत्म हो जाएगी। इवन आपने ट्रांसफर किए वो ट्रांसफर भी रिवर्ट हो जाएगा। तो इसका तो ये मकसद ये है इसका कि आप अगर हुक कॉल कर रहे हैं और हुक में कोई कंडीशन पे फेल हो रहा है, तो वो पूरी ट्रांजैक्शन फेल हो जाएगी, वो ट्रांसफर ही नहीं होगा। जी सर, एटॉमिक होती है पावर यानी। समझ रहे हैं आप कि जी अगर सर, आप आप समझ आ ऐसा रहे कोई हैं। काम करना चाहते हैं जिसमें आप चाह रहे हैं कि जो रिसीविंग कॉन्ट्रैक्ट है उसके पास ये एबिलिटी हो कि वो ट्रांजैक्शन को रिवर्ट कर सके, तो दैट इज पॉसिबल इन ERC-20 ट्रांसफर सेफ ट्रांसफर। ठीक होगा और ये हुक का बेसिकली एक्चुअल एक पावर है कि आप बेसिकली रिसीवर कॉन्ट्रैक्ट को भी ये एबिलिटी दे सकते हैं कि वो ट्रांजैक्शन को रुकवा सके, फेल कर सके, या फिर उसके आगे कोई काम कर सके। अच्छा सर, ये हुक जो है ये मतलब प्रायर एक्टिविटी फंक्शन कॉल से पहले की कंडीशन है, तो ये कैसे हम कोरिलेट कर रहे हैं इसको? ये मॉडिफायर नहीं है, सम बट मॉडिफायर है ये? नहीं, ये कोई रिक्वायरमेंट थोड़ी है कि वो पहले होगा, बाद में भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता बाद है, में भी हो इट्स सकता है, रिक्वायरमेंट। लेकिन बिफोर जो है वो कुछ रिलेट नहीं कर रहा है मॉडिफायर से, क्यों? उसमें भी हम सर चेक लगा सकते हैं? मॉडिफायर, देखिए मॉडिफायर जो है ना, वो एक जस्ट फिल्टर है, एक कंडीशन है जो कि बेसिकली आपकी ये डिटरमाइन करती है कि आगे चलेगा या नहीं चलेगा। बिफोर जिसकी आप बात कर रहे हैं, बिफोर टोकन ट्रांसफर की, उसमें कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि वो आगे नहीं चलेगा, वो तो जस्ट कॉल करके आगे चलना शुरू कर देता है। वो बिफोर टोकन ट्रांसफर के अंदर कोई ऐसी लॉजिक लिखी हुई है कि वो उस ट्रांजैक्शन को रिवर्ट कर दे, तो यस ट्रांजैक्शन फिर रिवर्ट हो जाएगी। या आप बिफोर टोकन ट्रांसफर में जाएं और रिवर्ट लिख दें तो पूरी ट्रांजैक्शन रिवर्ट हो जाएगी, एरर आ गया, खत्म हो गया। बट दैट इज नॉट रिलेटेड टू दैट मॉडिफायर। अगर आप उसको इस तरह से यूज कर रहे हैं मॉडिफायर के अंदर, तो आपकी गैस ज्यादा कंज्यूम होगी एज कम्पेयर टू मॉडिफायर। मॉडिफायर सर, तो है वो वो तो आपकी वैलिडेशन implementation के है। लिए सिर्फ, मॉडिफायर इज जस्ट फॉर द वैलिडेशन पर्पस यूज होता है, ठीक है। और वो भी उस तरह से कि आप मॉडिफाई यूज कर रहे हैं तो मल्टीपल, अगर आपको फंक्शंस में एक ही, ऐसे इज ओनर की, अगर मेरे पास एक मॉडिफायर मैं बना रहा हूँ कि भाई मेरे पास 4 मेथड्स हैं जो सिर्फ ओनर रन कर सकता है, तो मैं उसका मॉडिफायर बना दूँ, राइट। तो उसका और इसका जो है वो कोई वो नहीं, दे बोथ आर डिफरेंट। सर, अगर रिसीविंग कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हुक अवेलेबल नहीं है, अगर हुक की इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, तो ट्रांजैक्शन रिवर्ट हो जाएगी। और अगर हमारे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर और जिस कॉन्ट्रैक्ट को अगर आप सेफ ट्रांसफर यूज कर रहे हैं और ERC-20 कॉन्ट्रैक्ट और जो दो आपका रिसीवर कॉन्ट्रैक्ट है उसने इम्प्लीमेंटेशन नहीं दी हुई, तो वो ट्रांजैक्शन नहीं होगी, रिवर्ट हो जाएगी, ठीक है। सेफ ट्रांसफर का मकसद यही था ERC-20 का। ओके ओके। क्योंकि आप चाह ही रहे हैं कि भाई ऐसे किसी कॉन्ट्रैक्ट को मैं ट्रांसफर ना करूं जिसमें ERC-20 हैंडलिंग की कोई वो ही ना हो, एबिलिटी ना हो, तो आप दे ही नहीं रहे उसको।
तो आपका मकसद ये हो गया ना, अगर आपको ट्रांसफर अगर आपको वैसे ट्रांसफर करना है तो आप ट्रांसफर यूज करें, सेफ ट्रांसफर ना यूज करें। ठीक है, ओके सर। तो हम आई एम ERC सॉरी, 777 मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ। आपने शायद ये कहा है कि अगर हम सेफ ट्रांसफर यूज करें और हुक की इम्प्लीमेंटेशन ना दी हो तो ट्रांजैक्शन रिवर्ट हो जाएगी, क्या यही बात है? यस, अगर रिसीवर की इम्प्लीमेंटेशन नहीं दी हुई, अगर आप हाँ, रिसीवर वाले की, दे रहे यस हैं यस। किसको, अगर आप सेफ ट्रांसफर फ्रॉम किसी कॉन्ट्रैक्ट को ट्रांसफर कर रहे हैं, सेफ ट्रांसफर अगर किसी एक्सटर्नल अकाउंट को कर रहे हैं तो वो उसमें कोई नहीं होगा, उसमें वो ट्रांसफर कि हो उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, अगर वो Exactly. रिसीवर वाले की इम्प्लीमेंटेशन नहीं है ऑब्वियसली फिर तो वो रिवर्ट हो जाएगी, लेकिन अगर वो सेफ ट्रांसफर बिफोर या सेफ ट्रांसफर आफ्टर वाले की तो उसका कोई मसला नहीं है, क्योंकि वो तो सिंपल फंक्शंस हैं जिसमें हमने शायद कोई अपना कोई एक्स्ट्रा काम करना है, वो तो दो लेकिन अगर आप उसमें भी रिवर्ट करवा रहे हैं किसी कंडीशन पे तो वो भी ट्रांजैक्शन को रिवर्ट कर देगा। जी 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 बिल्कुल एग्जैक्टली। नहीं, मेरा मकसद था अगर उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं दी तो हम तो कुछ भी नहीं कर रहे, ऐसा वो कोई हमें नहीं है, कुछ नहीं कहेंगे, वो दिस हमें इज कुछ नहीं कहेंगे। यस एग्जैक्टली, वो हुक की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो जरूरी है। अगर आप जी, जी, इंटरफेस जी। के थ्रू उसको इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं तो दैट्स अ डिफरेंस स्टोरी, जैसे कि आप यस यस करवा रहे हैं ट्रांसफर फ्रॉम के केस। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक ERC है। 777 में भी हम देखेंगे कि ये कहानी हुई। अच्छा, तो ERC 777 जैसे कि मैंने Thank आपको you. बताया कि भाई ERC 20 में कुछ चीजें थी जो मिसिंग थी, एज क्योंकि ERC 20 को हम एज अ करेंसी यूज कर रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी यूज कर रहे हैं बहुत सारी जगह पे, तो उसमें ये चीज मिसिंग है। ठीक है, इवन डाई अगर आप देखें तो डाई को अगर मैं किसी को बेचता हूँ और किसी को नहीं पता, नहीं मैंने अहमद को भेजे, अहमद को नहीं पता कि मैंने डाई भेजे हैं, और वो उसके कहीं वॉलेट में भी नजर नहीं आते, जबकि ईथर जो है वो मैं भेजूंगा तो उसको नजर आ जाएंगे, लेकिन डाई नजर नहीं आएगा जब तक वो उसको एड अप नहीं करेगा, ठीक है, अपने वॉलेट के अंदर। तो ये एक इशू था। सो एक तो ये है, दूसरा ये है कि इसमें जो है वो कुछ हुक्स अवेलेबल हैं जो पेएबल का जो बिहेवियर है, हमारा जो बिहेवियर है पेएबल का, या हमारा जो फॉल बैक मेथड है उसके बिहेवियर को कॉपी करता है। दैट मीन्स कि आप क्या करते हैं कि फॉल बैक या रिसीव के अंदर, फॉल बैक के अंदर आप क्या करते हैं, बेसिकली जब आप फॉल बैक यूज करते हैं तो उसके अंदर आप डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं टोकन के साथ। तो यहाँ पे भी उन्होंने इस तरह का काम किया हुआ है कि आपके जो रिसीवर उसी तरह से जिस तरह ट्रांसफर फॉर्म है, इसमें यहाँ पे भी दो इंटरफेस हैं, रिसीवर और सेंडर, और उसके अंदर बेसिकली आप क्या कर सकते हैं, डेटा भेज सकते हैं। ठीक है, सो ये उन्होंने एक तरह से कोशिश की है इसको सॉल्व करने की। अच्छा, ERC 777 जो है बहुत ज्यादा फेमस नहीं हुआ, क्योंकि ERC 20 जो है वो बहुत ज्यादा चल रहा है और ERC 777 में बहुत कम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बने। उसकी वजह जो है वो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी है। अदरवाइज जो इसको बनाया था एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ ERC 20, तो उसमें कुछ फीचर्स अच्छे दिए होते हैं, जैसे लेट्स सपोज कि आपको अप्रूव की जरूरत होती है और फिर उसके अंदर फिर आप ट्रांसफर फॉर्म कर सकते हैं अप्रूव करने के बाद। यहाँ पे जो है वो उन्होंने उसको थोड़ा सा कम कर दिया था कि सिर्फ ऑपरेटर दे दिए थे, ऑपरेटर के थ्रू आप बेसिकली क्या कर सकते हैं कि इसमें ट्रांसफर फॉर्म या ट्रांसफर किसी को कर सकते हैं, अप्रूव की जरूरत नहीं, तो दो ट्रांजेक्शन की बजाय एक ट्रांजेक्शन होती है। ठीक है, कि पहले आप अप्रूव करो, अप्रूव के बाद उसको बेसिकली इजाजत होती है कि वो ट्रांसफर कर सके। तो यहाँ बेशक अगर आप ऑपरेटर को ऐड कर देते हैं तो बस उसके पास ये राइट्स होते हैं कि वो ऑटोमेटिकली ये काम कर देता है। तो वहां क्या होता है कि पहले आप अप्रूव करो, ऐड करो, फिर अप्रूव करो और उसके बाद वो ट्रांसफर कर सकता था ERC 20 के। ठीक है, तो अब अगर इसका मेथड देखें तो वो कुछ इस तरह से है कि यहाँ पे क्या होता है कि आपका एक ERC 777 है, ठीक है, जैसे सेंडर ने सेंड किया ERC 777, तो यहाँ पे ये एक्चुअल प्रोसेस है जो समझने की बात है कि यहाँ किस तरह से चलता है। तो ये ERC 777 है जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है। सेंडर ने ERC 777 अगर सेंड करेगा तो ये पहले इसकी रजिस्ट्री से, ये जो है ना यहाँ पे 721 में ERC 165 था, अब उन्होंने एक और कॉन्ट्रैक्ट इंट्रोड्यूस करवा दिया है ERC 1820। अच्छा, ये कॉन्ट्रैक्ट क्या करता है, ये बेसिकली रजिस्ट्री कॉन्ट्रैक्ट है, ये रॉक्सन में भी मिलेगा आपको और सारे टेस्टनेट में भी मिलेगा और मैननेट में मिलेगा। इसके बेसिकली फिक्स एड्रेस होते हैं जो कि बेसिकली आपको लेने होंगे और अपने बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट में दे देने कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट है और उसमें फिर आप अपने आप को रजिस्टर करवा लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे रजिस्ट्री जो है, इस रजिस्ट्री में ERC 1820 के अंदर आपका रेसिपिएंट और सेंडर जिसने वो इंटरफेस इंप्लीमेंट किए हुए हैं वो भी रजिस्टर होंगे, तब जाके ये पूरा सिस्टम जो है इसका चलेगा कॉल बैक की तरह। जो होगा क्या कि सेंडर ने जब सेंड किए
तो ये ERC 777 जो है वो ERC 1820 में देखेगा कि इसका रिसीवर, क्योंकि ये अगर सेंडर ने किसी कॉन्ट्रैक्ट को ये भेजे हैं, ठीक है, सेंडर ने क्या किया, किसी कॉन्ट्रैक्ट को भेजा है, ये रिसिपेंट जो है वो कोई कॉन्ट्रैक्ट है, तो ERC 777 जो है वो इस रजिस्ट्री में उसको तलाश करेगा, ये वाले टोकन को, क्योंकि ये टोकन जो है जब आप बनाएंगे तो इसकी भी आपकी रजिस्ट्रेशन जो है वो ERC 1820 में देनी पड़ेगी, तब जाके ये बेसिकली क्या होगा कि ये इसको कॉल कर सकेगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, बेसिकली जैसे ही सेंड होगा तो ये ERC रजिस्ट्री जो है वो रिसिपिएंट को कॉल कर देगा टोकन रिसीव का एक हुक। तो यहाँ पे इसको पता चल जाएगा कि भाई मेरे पास जो है वो, ये इसी तरह से काम करेगा जिस तरह से फॉल बैक मेथड काम करता है, ये जो टोकन रिसीव्ड है ना, फॉल बैक की तरह काम करेगा। जैसे ही यहाँ पे ट्रांसफर कॉल होगा, ये यहाँ पे एक कॉल भेजेगा रिसिपिएंट को कि भाई आपको जो है वो कुछ 777 आए, एंड देन ही विल डू व्हाटएवर ही वांट्स टू डू, कि भाई ये मुझे ये काम करना है, एंड दैट्स इट, ठीक है। तो इसका प्रोसेस जो है वो इस तरह से, जबकि ERC 20 में जो है वो बेसिकली ऐसी कोई कहानी नहीं थी, वो सेंडर जो है वो ERC 20 में जाता था और इसको डायरेक्ट भेज देता था रिसिपिएंट। समझ में आ रहा है ये प्रोसेस? सर इसमें रेसिपिएंट सर, ये को जो है वो ERC 1820 EOA भी हो क्या सकता चीज़ है या कॉन्ट्रैक्ट होगा, मतलब एक्सटर्नली ऑन अकाउंट भी हो EOA सकता तो है? हो ही सकता है ना, देखिए EOA तो हो सकता है, EOA में कोई मसला नहीं है। मसला जो है वो कॉन्ट्रैक्ट का था। EOA तो हो ही सकता है, 777 आप किसी को भी भेज सकते हैं। दिस इज ERC 777 जो है, दूसरी बात यह है कि बैकवर्ड कंपैटिबल है, तो ERC 20 के भी सारे फंक्शन है, ठीक है। तो अगर आप अप्रूव वगैरह करना चाहें तो वो भी अवेलेबल है, बिकॉज बैकवर्ड कंपैटिबल। लेकिन उसका अपना जो इस ऑपरेटर का फंक्शन है वो बेसिकली कॉल होगा अगर आपको अप्रूवल देना है किसी को। अदरवाइज अगर आप किसी EOA को भेज रहे हैं, एक्सटर्नल ओन अकाउंट को भेज रहे हैं, तो वो तो अवेलेबल ही है और वो जा भी सकता है, उसमें कोई इशू नहीं। सो बेसिकली एक्सचेंजेस के लिए ये चीज में खाली इंट्रोड्यूस की गई है कि अगर जहाँ पे एक्सचेंजेस हो या प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे हम सेल करते हैं टोकन्स या NFTs, जैसे OpenSea है, अगर OpenSea आपके कॉन्ट्रैक्ट को हैंडल कर रहा है तो वो ऑपरेटर कहलाएगा। OpenSea तो NFT को हैंडल करता है ना, 777 को तो नहीं करता वो। 777 इज अ फंजिबल टोकन, ठीक है, ये ठीक है। नॉन फंजिबल नहीं है, इट्स अ फंजिबल लाइक ERC 20, ठीक है। ठीक है, तो ये 721 की तरह नहीं है, बट दिस इज अ फंजिबल टोकन। फंजिबल टोकन ERC 20 का एडवांस वर्जन है, ये कह लें इसको, ठीक है। इसकी हम थोड़ी सी वो देख लेते हैं इम्प्लीमेंटेशन। सर, आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, टोकन रिसीव होगा तो आपने क्या कहा कि क्या भेजेगा वो? मैं अभी आपको ओपन जैपलिन की इम्प्लीमेंटेशन बता देता हूँ, तो उसमें आपको जो है ना ये क्लियर हो जाएगा। फिर हम 115 की तरफ चले जाएंगे, मैं वहां पे आपको ये क्लियर कर देता हूँ उसके फंक्शंस, ठीक है। सर, ये वो टोकन है जिसका ऑरेकल से ताल्लुक है, ये कुछ जनरेट करता है नंबर या कुछ? ऑरेकल से क्या ताल्लुक है? ये कुछ नंबर्स जनरेट करता है क्या? जब ये रिसीव हो जाता है तो कुछ नंबर्स जनरेट करके आपको सेंड बैक करता है? नहीं, नंबर्स कुछ नहीं जनरेट होते। द थिंग इज के देखिए, आप अगर इसके एग्जांपल यूं ले लें, मिसाल के तौर पे आपने एक आपने बेसिकली एक टोकन है, ठीक है, आपके पास नॉर्मल ERC 720 टोकन है। एक मिनट मैं जरा इसको पहले शेयर कर दूं, उसके बाद मैं इससे बात करता हूँ। क्या मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? अच्छा, अब इसकी एग्जांपल आप इस तरह से ले लें कि लेट्स सपोज कि आपको जो है वो आपको बेसिकली एक सपोज आपका एक बैंक का टोकन है, बैंक का कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। अब बैंक का कॉन्ट्रैक्ट क्या कर रहा है कि आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि भाई मुझे अगर कोई अकाउंट जो है, अकाउंट एक बेसिकली एक और कॉन्ट्रैक्ट है, वो बेसिकली आपको क्या भेज रहा है, एक ERC 720 777 के टोकन भेज रहा है। तो बैंक कह रहा है कि भाई जब ये टोकन आए तो मुझे मालूम हो ताकि मैं उसका बैलेंस अपडेट करूं, ठीक है। तो आपको कैसे पता चलेगा? अब दूसरी बात ये है कि अगर आप उसके साथ लेट्स सपोज कि कोई चीज अपडेट करवाना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पे एग्जांपल ये है कि इसकी एग्जांपल कैसे दें कि लेट्स सपोज कि आपके पास सर इसकी मिसाल के तौर पे आपकी एक शॉप है, ठीक है। अब आप शॉप है और उसके अंदर जो है वो आप ये कह रहे हैं, सॉरी कुछ कह रहे हैं, की मिसाल आप शॉप है और आप शॉप जो है वो आपकी शॉप जो है वो ERC 777 एक्सेप्ट कर रही है, ठीक है।
अब आप ये कहते हैं कि जैसे ही मेरे पास मतलब मेरे सप्लायर जो है वो मुझे पैसे भेज रहा है, ठीक है, या मेरा जो कस्टमर है वो मुझे पैसे भेज रहा है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब कस्टमर मेरा पैसे भेजे तो मैं उसकी जो गुड्स हैं उसको शिपमेंट के लिए भेज दूं, ठीक है। अब ये चीज मैं क्या करूंगा, मैं ऑटोमेट करना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अभी फिलहाल मैं देखता हूँ कि ठीक है जी मुझे रिसीव हुए पैसे कस्टमर से, तो मैं देखूंगा या तो कस्टमर को मुझे इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि भाई मैंने आपको भेज दिया, तो फिर मैं उसका बैलेंस जाके चेक करूंगा अगर नॉर्मल ERC-20 है, उसके बाद मैं अपनी शिपमेंट जो है वो उसको एग्जीक्यूट कर दूंगा, ठीक है। या मैं उसके यहाँ पे फंक्शन लगाऊंगा कि भाई ठीक है अगर मुझे रिसीव होंगे तो मैं कंफर्म रिसिप्ट करूंगा और उसकी ट्रांजैक्शन दे दूंगा, तो उसकी जो है शिपमेंट मैं करवा दूंगा। अब ERC-777 आपको ये ऑटोमेशन दे रहा है, वो ये कह रहा है कि जैसे ही कस्टमर आपको भेजेगा, अगर वो ERC-777 है तो आपने क्या किया हुआ है कि आपने ये हुक जो है, जो इसका मेथड है, जो आपका रिसीव्ड का इंटरफेस है, वो आपने इंप्लीमेंट किया हुआ है, और उसमें ये आपने उसमें आपने इंप्लीमेंटेशन दी हुई है कि जैसे ही इसकी अमाउंट रिसीव हो और वो अमाउंट, क्योंकि अब आपकी लॉजिक है, आप कह रहे हैं आपने वो उस रिसीवर मेथड में लिखा हुआ है कि अगर इसकी अमाउंट और ऑर्डर की अमाउंट सेम है, पूरी अमाउंट कर दी है उसने, तो इस ऑर्डर की शिपमेंट को भेज दो। ये जो आपने बिजनेस लॉजिक लिखी है, ठीक है, कि भाई इसकी शिपमेंट भेज दो, ये आपसे रिलेटेड है, शॉप से रिलेटेड है। शॉप कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है जो रिसीव कर रहा है ERC-777 को, भेज कौन रहा है, कस्टमर, ठीक है। तो इस केस में आपके पास ये एबिलिटी आ जाती है कि आप इस चीज को, इस प्रोसेस को ऑटोमेट करें। या आप ये कर सकते हैं कि अगर मुझे कस्टमर कम दे रहा है तो भी आपने इंप्लीमेंट कर दिया है उसी रिसीवर के अंदर के, अगर ऑर्डर से कम अमाउंट है तो रिजेक्ट कर दो। या आपका अगर प्रोसेस ये कहता है कि जी ठीक है उसने कम भेजा है तो आप शिपमेंट का प्रोसेस मत ऐड करो, लेकिन एक ईमेल भेज दो उसको कि जनाब आपने जो है वो इतने आपके आउटस्टैंडिंग है। नाउ सी कि आप अपनी लॉजिक ऑटोमेट कर सकते हैं इसके थ्रू। ERC-20 के थ्रू आप ये नहीं कर सकते। समझ में आ रही है बात, क्लियर है? सर मेरे ख्याल से आगे चलते हैं ताकि फिर हम ERC-20 प्रैक्टिकली इसको देखेंगे ना तो ज्यादा बेहतर पता चलेगा। क्वेश्चंस को होल्ड कर देते हैं फिलहाल के लिए, और इसी में बताइएगा आप जब एक्सप्लेन कर रहे हो तो। मेरा बस यहाँ पे एक सवाल है, तो फिर मेरे ख्याल से अगर हम इस तरह से देखें ERC-777 को अगर हम इस तरह से पूरा करते हैं, मैं आपको इसमें ये कर दूंगा कि आपको जो है इसका एक हम क्या करते हैं, एक वो दे देते हैं, अदरवाइज इसमें बहुत टाइम लग जाएगा इसको पूरा एक्सप्लेन करने के तुम्हें। लेकिन मैं फिर भी आपको ERC-777 का कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो अगर एक्सप्लेन कर दूंगा तो फिर वो पूरी क्लास ही खत्म हो जाएगी इसमें 777 के लिए, और हमें भी 1125 भी खत्म करना है और हमें वेब 3 भी पहुंचना है, तो इट वुड टेक अ लॉट ऑफ टाइम। सो मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि या तो हम इसकी एक हेल्प डेस्क कर लेते हैं जिसमें हम इम्प्लीमेंटेशन रख लेंगे, अभी हम इसको समझ लेते हैं कि ERC-777 है क्या, राइट। और देखिए इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, वैसे अगर देखा जाए तो इफ यू हैव अ फंजिबल टोकन का आपके सारे कॉन्सेप्ट हैं, तो इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन जो है वो ज्यादा दिया हुआ है, और वो ये है कि आपके रिसीवर और सेंडर के इंटरफेसेस दिए हैं, ठीक है। ओके, सो हम चलते हैं आगे। ये वो रजिस्ट्री है, ठीक है, और ये बेसिकली वो एड्रेस है जो आपका मेन नेट का एड्रेस है। ये किस मेन नेट का एड्रेस है, रजिस्ट्री का एड्रेस है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली उन्होंने रजिस्ट्री दी हुई है। अब ये रजिस्ट्री कहाँ पे काम आएगी, जब आप इसका बेसिकली कंस्ट्रक्टर ले रहे होंगे, तो जब कंस्ट्रक्टर लिख रहे होंगे तो उसने क्या किया हुआ है, इसकी सेट इंटरफेस इंप्लीमेंटर के अंदर एड्रेस दिस दिया हुआ है, की क्या दिया हुआ है ERC-777 टोकन का, और उसके बाद एड्रेस डॉट दिस दे दिया है, ठीक है। तो उसने ये बता दिया कि भाई ये ERC-777 टोकन है, उसका एड्रेस जो है वो ये है, ठीक है। ये इम्प्लीमेंटर जो है वो एक बेसिकली ERC-20 का कॉन्ट्रैक्ट है, उसके अंदर ये सेट इंटरफेस इम्प्लीमेंटर का जो है वो मेथड है जिसके थ्रू ये इसको रजिस्टर करता है। अच्छा, ये उसी तरह से है जिस तरह से ERC-165 था, लेकिन ERC-165 जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ जो है हमारे पास एक हैश आता था, यहाँ पे जो है वो उस एड्रेस का रेफरेंस भी जा रहा है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है इसमें। अच्छा, उसके बाद जो है वो उसी तरह से मैपिंग आ रही है बैलेंस की, हमारे पास टोटल सप्लाई आ रहा है, नेम सिंबल सब कुछ वही है, ठीक है। उसके अलावा ये इसका कीकैग का वो स्टैंडर्ड का इंटरफेस दे रहा है हैश, और उसके अलावा रेसिपिएंट का हैश है। ये दो हमारे पास बेसिकली क्या है, इंटरफेसेस हैं जो ERC-777 के उन कॉन्ट्रैक्ट्स को देना पड़ेगा जो सेंड कर रहे हो या रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। नाउ दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट कि आपका जो वो कॉन्ट्रैक्ट है उसको सेंड करने के लिए भी बेसिकली ये इंटरफेस इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दो इंप्लीमेंटेशन, ये दो बेसिकली आपके हैशेस हैं जो कि आपको किसको डिनोट कर रहे हैं, आपके इंटरफेसेस को डिनोट कर रहे हैं जो इसको
इम्प्लीमेंट करेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है हमारे पास एड्रेस है, ये डिफॉल्ट ऑपरेटर्स जो है वो एक न्यू सॉर्ट ऑफ इन्होंने ऐड किया हुआ है स्ट्रक्चर, जिसमें बेसिकली क्या आ जाएंगे आपके जितने भी ऑपरेटर्स हैं, ऑपरेटर्स का मतलब जिसने आपको अलाउ किया हुआ है, अलाउंस वाले अलाउड है, ये वो है डिफॉल्ट ऑपरेटर्स है, ठीक है। सो उसके अलावा एक मैपिंग बनाई गई है जिसमें आप ये बता सकते हैं कि इस ऑपरेटर को ये ट्रू है या फॉल्स है, ये बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से एनएफटी में दिया हुआ था, ठीक है। सो आपके पास फिर एक मैपिंग आ रही है कि ये एनएफटी की तरह की ऑपरेटर की मैपिंग है कि इस एड्रेस को ओनर कौन है और उसके बाद उसका ऑपरेटर कौन है। जी सर, वो ऊपर जो आपने डिफॉल्ट, वो शायद अरे थी, डिफॉल्ट ऑपरेटर्स अरे। हाँ, तो अरे ये क्यों है? और वो यानी हम, आपने कहा ना ये यहाँ पे एड्रेसेस होंगे, लेकिन ऑपरेटर्स जो हैं वो मल्टीपल ही होते हैं ना आपके। नहीं तो सर, लेकिन इसमें ये नहीं होगा कि वो किसने ऑपरेटर बनाया हुआ है, यानी पहले हमारा ये होता था कॉन्ट्रैक्ट में जाएंगे, ये जब आप कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करेंगे उस वक्त आप बताएंगे कि ये हमारे डिफॉल्ट ऑपरेटर्स हैं, ये एमटीवी भेज सकते हैं, और ये आप कुछ डिफॉल्ट ऑपरेटर्स बता सकते हैं कि जी मेरे ये ERC20 के जो डिफॉल्ट ऑपरेटर्स हैं वो ये 2 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं या 2 एड्रेस हैं या 3 एड्रेस। अच्छा, ये ओनर बता रहा है यहाँ पे, ये ओनर ही बता रहा है। हाँ, ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा ये ऑपरेटर्स की मैनिपुलेशन के हैं। एक तो आपका बेसिकली डिफॉल्ट ऑपरेटर्स बता रहा है कि उस डिफॉल्ट ऑपरेटर को, डिफॉल्ट ऑपरेटर जो हैं, जो डिफॉल्ट ऑपरेटर्स हैं उनके अंदर ट्रू और फॉल्स है। उसके बाद ऑपरेटर्स है नॉर्मल ऑपरेटर्स, ठीक है, ये जो ऐड हो रहे हैं बाद में जिनको अप्रूव किया जा रहा है वो है ये कि किस एड्रेस ने किन ऑपरेटर्स को एग्जीक्यूट किया है। ये डिफॉल्ट ऑपरेटर्स लाइक ओनर है जो कि सारे काम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एनएफटी के अंदर हमने दिया हुआ था ऑल ऑपरेटर्स का एक ऑप्शन दिया था, ऑल अप्रूव का, ठीक है, उसी तरह से ये। और उसके बाद रिवोक का भी इन्होंने ऐसे दिया हुआ है कि भाई रिवोक डिफॉल्ट ऑपरेटर किस एड्रेस ने किन डिफॉल्ट ऑपरेटर्स को रिवोक कर दिया। तो ऐसा हो सकता है कि भाई मैं अहमद कह रहे हैं कि भाई ये डिफॉल्ट ऑपरेटर जो है ना ये मेरे में काम नहीं करेगा, तो दैट मीन्स कि वो उनके टोकन को ट्रांसफर नहीं कर सकता, इसलिए उन्होंने अलहदा से एक रिवोक डिफॉल्ट ऑपरेटर किया हुआ। जबकि ये कह रहे हैं कि भाई लेट्स सपोज एग्जांपल में दे रहा हूँ उनको, मुदस्सिर, जब ये कॉन्ट्रैक्ट में डिप्लॉय कर रहा हूँ तो मैं कह रहा हूँ कि मुदस्सिर और जहाज़ेब जो है वो इन कॉन्ट्रैक्ट को इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सेंड और ट्रांसफर कर सकते हैं। जबकि यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि अहमद जो है जिसके अपने टोकन है वो ये कह रहा है कि भाई मुदस्सिर जो है वो मेरे टोकन को ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो वो अपना फॉल्स कर देंगे। तो इसलिए ये एक मैपिंग दी गई, ठीक है। और ये जो है वो ये अगेन वो बैक एंड कंपैटिबिलिटी को रखते हुए उन्होंने एक अलाउंसेस का भी यहाँ पे दे दिया है। अच्छा, इसके बाद कंस्ट्रक्टर जो है वही नेम सिंबल आएगा और फिर डिफॉल्ट ऑपरेटर्स। यहाँ 3 चीजें जा रही हैं। एक डिफॉल्ट ऑपरेटर जो है वो एक्स्ट्रा है, बाकी सब नेम सिंबल सेम है, ठीक है। डिफॉल्ट ऑपरेटर में क्या हो रहा है कि वो उसकी लाइन देख रहा है और उसके बाद एक तो डिफॉल्ट ऑपरेटर्स में डाल रहा है इसमें, और उसके बाद वो इसको भी अपडेट कर रहा है। डिफॉल्ट ऑपरेटर्स की जो एक बूलियन है इसको भी अपडेट कर रहा है, ठीक है, और एक इसमें भी डाल रहा है। सर छोटा सा सवाल। अच्छा, उसके बाद ये इंटरफेस में रजिस्ट्री कर रहा है। अच्छा, रजिस्ट्री इंटरफेस में अंदर वो ये 2 काम कर रहा है। एक इसी टोकन को, ठीक है, टोकन यही है एड्रेस दिस, उसको 777 में भी रजिस्टर कर रहा है और 20 टोकन में भी रजिस्टर कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ERC20 टोकन जो है वो रजिस्ट्री में ऐड होता नहीं है, लिहाजा उसने दोनों ERC777 और 20 को दोनों को यहाँ पर ओपन जैपलिन ने रजिस्टर करवा दिया। नेम सिंबल ये सारे वही हैं, डेसिमल्स 18 वही हैं। अच्छा, यहाँ पे एक ग्रैनुलरिटी जो है वो एक आपको एक्स्ट्रा दी हुई है जिसकी बाय डिफॉल्ट क्या है 1 है। अब आप इसको बढ़ा देंगे तो ये बेसिकली जो है वो 2 में या मल्टीपल ऑफ 2 मल्टीपल ऑफ 3 इस तरह से वो ट्रांसफर होगा, ठीक है। ये ग्रैनुलरिटी जो है वो उन्होंने यहाँ पे नया एक इंट्रोड्यूस किया हुआ। टोटल सप्लाई वही है, बैलेंस ऑफ इज द सेम, ठीक है। अच्छा, अब ये फंक्शन सेंड आ जाता है यहाँ पे। सेंड के अंदर ऑब्वियसली रिसिपिएंट आएगा, अमाउंट आएगा, और फिर एक क्या चीज आ रही है जो एक्स्ट्रा है यहाँ पे, डेटा। आप डेटा भेज सकते हैं सेंड में भी, ठीक है। सो ये डेटा क्या है, बेसिकली बाइट्स हैं जो आप बेसिकली भेज सकते हैं और फिर इसको अपने जो फंक्शन में अनपैक करके इसको यूज कर सकते हैं इस डेटा को। सो ये बेसिकली एक मेथड कॉल कर रहा है सेंड का। सेंड के अंदर ऑब्वियसली द मैसेज सेंडर जो फ्रॉम है, टू रेसिपिएंट है, अमाउंट है और डेटा जा रहा है। उसके अलावा ये 2 जो हैं वो मैं आगे बताऊंगा कि क्या है जब हम सेंड को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, सेंड के बाद इन्होंने ट्रांसफर दिया हुआ है। ट्रांसफर इज अगेन बैक एंड कंपैटिबल के हिसाब से चल रहा है ये, और अगेन यहाँ पे क्या कर रहा है वो फ्रॉम ले रहा है और ये हुक कॉल है, ठीक है, कॉल टोकन्स टू सेंड। इसी तरह कॉल टोकन्स रिसीव्ड, ये बेसिकली 2 कॉल हुक कॉल हो रहे हैं और उसके बाद एक मूव का मेथड इंटरनल यूज हो रहा है। अब ये मूव का मेथड एक्चुअली क्या कर रहा है ये हम आगे देखेंगे कि वो बेसिकली क्या कर रहा है, वही काम कर रहा होगा जो ट्रांसफर का काम कर रहे हैं,
ठीक है। देन बन का मेथड है, इज ऑपरेटर फॉर, ये चेक कर रहा है कि भाई ये एड्रेस का ये ऑपरेटर है या नहीं है, ये टोकन होल्डर है या नहीं है। अच्छा, ऑथराइज ऑपरेटर बेसिकली क्या कर रहा है कि आप ऑपरेटर देते हैं और इसको ये वो ट्रू कर देगा कि भाई ये ऑथराइज हो चुका है, ठीक है। तो मैसेज डॉट सेंडर यानी कि जो ओनर जो है या जो सेंडर है उसके अगेंस्ट में ऑपरेटर को अलाउ कर देगा। उसी तरह से रिवोक है, रिवोक खत्म कर देगा आपके ऑपरेटर का जो है वो राइट्स को फॉल्स कर देगा वो। डिफॉल्ट ऑपरेटर्स रिटर्न करेंगे कि भाई यहाँ पे कितने डिफॉल्ट ऑपरेटर्स हैं हमारे। अच्छा, उसके बाद है ऑपरेटर सेंड। सेंड का मतलब ये है कि यहाँ पे वो ये ट्रांसफर फ्रॉम यूज हो रहा है, ठीक है। ऑपरेटर सेंड का मतलब है ट्रांसफर फ्रॉम, तो वो ऑपरेटर चेक कर रहा है। अगेन यहाँ पे जो है वो उसने ऑपरेटर डेटा और मेमोरी डेटा दोनों दे रहे हैं, ये एक एक्स्ट्रा है। यानी कि आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अगर देखिए तो डेटा दे रहा है, ऑपरेटर डेटा दे रहा है और उसके बाद एक ट्रू या फॉल्स भेज रहा है। ये ट्रू या फॉल्स क्या है ये हम आगे देखेंगे, सेंड में ट्रू और फॉल्स का क्या है। ये ट्रू और फॉल्स जो है वो सेंडर से बताता है कि वहां से कुछ रिसीव होगा या नहीं होगा, सेंडर से कुछ रिसीव होगा या नहीं होगा, ये इसका पैरामीटर है। बट एनीवे इसको हम बाद में थोड़ा आगे चल के देख लेंगे, ये समझ में आ जाएगा। तो ऑपरेटर डेटा क्या है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा डेटा है जो ऑपरेटर भी अपना डेटा भेज सकता है कुछ, और एक्चुअल में जो डेटा जा रहा है वो भी जा रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या जा रहा है कि आपके पास एबिलिटी जो है ना सेंड की, वो एबिलिटी बढ़ गई है। उसके अंदर आप एक्चुअल में कोई कंडीशन भेज सकते हैं, कोई एग्जीक्यूटेबल कोड भेज सकते हैं, जो कि किसको करना है, रिसिपिएंट को जो है वो एग्जीक्यूट करना है, कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ऑपरेटर बंद है, यानी कि ऑपरेटर जो है वो बंद कर सके, ठीक है। अलाउंस, ये बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी के लिए अलाउंस, अप्रूव भी बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी के लिए, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं है। बेसिकली कर भी क्या रहा है, ये अप्रूव और अलाउंस यूज कर रहा है बैकवर्ड ERC20 के लिए, ठीक है। ट्रांसफर फ्रॉम अगेन जो है वो बैकवर्ड कंपैटिबल फंक्शन है, और इसके अंदर भी बेसिकली वही काम हो रहा है, रेसिपिएंट होल्डर चेक हो रहे हैं, उसके बाद स्पेंडर चेक हो रहा है। फिर ये एक जिस तरह से बिफोर का एक है, उसी तरह से ये हुक कॉल हो रहा है, कॉल टोकन्स टू सेंड। ये कॉल्स टोकन टू सेंड किसके पास हो रहा है, सेंडर ने जो इंप्लीमेंट किया होगा, ठीक है। मूव कॉल हुआ, उसके बाद कॉल अलाउंस कॉल हुआ। अलाउंस में बेसिकली उसने अलाउंस लिया है और उसका अलाउंस माइनस कर दिया, फिर वो अप्रूव के अंदर यही काम हो रहा है, ठीक है। और अप्रूव जो है वो खत्म हो रहा है उसका। और कॉल टोकन रिसीव कॉल हो रहा है, कॉल टोकन रिसीव अगेन किसको कॉल हो रहा है, जो रिसीवर इंटरफेस जिसने इंप्लीमेंट किया होगा। सर थोड़ा सा हल्का, थोड़ा सा आहिस्ता आप बोलेंगे, मतलब ठहर के। ओके, चलिए मैं ठहर के आराम से बोलता हूँ। अच्छा, इसके बाद है मिंट। मिंट इज नॉर्मल, बेसिकली न्यू टोकन मिंट करने के लिए है। यहाँ पे बेसिकली अकाउंट आ रहा है, आपका अमाउंट आ रही है, और उसके साथ आपके पास ऑप्शन आ रहा है कि आप डेटा बेच सकें। तो ये मिंट का एक्चुअल फंक्शन है। इस मिंट के फंक्शन में आपके पास पैरामीटर क्या है, एड्रेस, अकाउंट, अमाउंट, बाइट, यूजर डेटा, बाइट्स, ऑपरेटर डेटा, और उसके बाद आप एक बूलियन भेज रहे हैं। जो बूलियन आप ट्रू और फॉल्स ऊपर भेज रहे थे कि आपको एक्नॉलेजमेंट रिसिपिएंट की रिक्वायर्ड है या नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पे भेज सकते हैं मिंट के अंदर। अगर रिक्वायर्ड होगा तो वो बेसिकली वेट करेगा और उसके अंदर फॉल्स या ट्रू करके फिर ही आपको उसकी रिजल्ट भेजेगा। तो ये इसके लिए है सर। ये जो यहाँ पे ये मिंट तो इसमें ऑपरेटर डेटा और यूजर डेटा दोनों, ये कि ऑपरेटर के थ्रू कॉल हो रहा है, या यानी इसमें क्यों ऑपरेटर डेटा की जरूरत है? मिंट ऑपरेटर भी कॉल कर सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि क्योंकि डिफॉल्ट ऑपरेटर दोनों कॉल कर सकता है। डिफॉल्ट ऑपरेटर को सारे राइट्स हैं बेसिकली, ठीक है ना। ओके सर। तो इसलिए ऑपरेटर डेटा वहां पे रखा हुआ है। अच्छा, ये बिफोर टोकन ट्रांसफर उसी तरह से जो आपने ERC20 में देखा था वही है, बिफोर टोकन ट्रांसफर। और उसके बाद वो टोटल सप्लाई में प्लस कर रहा है, बैलेंस के अंदर प्लस कर रहा है, फिर कॉल टोकन रिसीव कॉल कर रहा है आपका। तो ये जो कॉल टोकन रिसीव है ना, वो हर जगह कॉल हो रहा है, ठीक है। आप देखें कि जब भी कोई टोकन ट्रांसफर की बात हो रही है, टोकन रिसीव कॉल हो जाता है। उसके अलावा यहाँ पे जो एक्स्ट्रा वो दिए हुए हैं, ये मिंटेड का जो है वो इवेंट जो है वो नहीं दिया हुआ था ERC20 में। यहाँ पे उन्होंने एक्स्ट्रा जो है मिंटेड का भी एक इवेंट रखा है, और ट्रांसफर जो है वो बैक एंड कंपैटिबल है। अगेन वो ट्रांसफर का जो इवेंट था ERC20 का, वो भी उन्होंने इमिट करवाया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मसला एक और इसका मसला क्या है ERC777 का, कि ये बहुत ज्यादा यूज नहीं हो रहा। उसकी वजह ये है कि इसकी जो ट्रांसफर है और इसका जो मिंट है या मिंट और ट्रांसफर जो है वो गैस हैवी है,
ठीक है, उसकी वजह क्या है कि एक तो ERC777 खुद की इम्प्लीमेंटेशन भी दे रहा है, फिर बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी भी दे रहा है, तो उसकी वजह से जो है वो इसकी गैस की कॉस्ट जो है बढ़ गई। और दूसरी बात, वो सेंड जो रिसीवर इम्प्लीमेंटेशन दी हुई है, हुक्स जो दिए हैं, उसकी वजह से इसकी जो गैस कॉस्ट है ना ट्रांसफर वगैरह की, वो ज्यादा है, ठीक है। लेकिन वो ऑब्वियसली उसकी एबिलिटी जो है वो ज्यादा हो रही है, इस वजह से वो गैस कॉस्ट भी उसकी ज्यादा है, क्योंकि इसमें एग्जीक्यूशन का पार्ट जो है वो आपको ज्यादा कंट्रोल दे रहा है एज कम्पेयर टू ERC20। अच्छा, उसके बाद अगेन ट्रांसफर जो मिंट है, मिंट के बाद आपके पास सेंड का एक इंटरनल वो आ रहा है जिसके अंदर अगेन मूव ही यूज हो रहा है, ठीक है। सो मूव जो है वो 2-3 जगह ट्रांसफर के लिए यूज हो रहा है। बर्न के अंदर, बर्न जो है वो बेसिकली क्या कर रहा है, आपके टोकन को बर्न कर रहा है, तो टोटल सप्लाई एक्चुअली माइनस कर रहा है, वो उसके अलावा कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। और वो बिफोर टोकन ट्रांसफर भी कॉल कर रहा है और फिर इंटरफेस के मेथड भी कॉल कर रहा है। इसके अलावा बर्न का जो है वो इवेंट यूज हो रहा है, यहाँ पे एक्स्ट्रा इवेंट यूज हो रहा है, और ट्रांसफर का इवेंट बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी के लिए यूज हो रहा है। अब ये मूव का मेथड है, ये मूव का मेथड जो है वो बहुत सारी जगह पे कॉल हो रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो है वो एड्रेस ऑपरेटर का आ रहा है, फ्रॉम का भी आ रहा है, टू का भी आ रहा है, अमाउंट भी आ रही है, फिर यूजर डेटा जा रहा है, ऑपरेटर डेटा जा रहा है। अच्छा, ये पैरामीटर जो है वो बेसिकली अगेन मूव के लिए क्या कर रहे हैं, ये अब यहाँ पे मूव तक आने में आपके इंटरफेस की कॉल हो चुकी है, ठीक है, यानी कि रिसीव और सेंड की कॉल हो चुकी है। तो यहाँ पे रिसीव्ड और ट्रांसफर की कॉल नहीं है, बल्कि एक सिंपल सा हुक कॉल करवाया बिफोर टोकन ट्रांसफर का, और उसके बाद वो नीचे आ गया, ठीक है। और उसके बाद उसने बैलेंस जो है वो फ्रॉम बैलेंस आपका वैलिडेट करवाया है, और उसके बाद बैलेंस जो है वो माइनस करवा दिया, ठीक है। बैलेंस आपका फ्रॉम से माइनस किया है, टू में प्लस कर दिया है, दैट्स इट। और उसके बाद आपका ये जो नया ये इवेंट है सेंड, दिस इज न्यू, ठीक है, ये 777 का है, और ट्रांसफर जो है वो पुराना ERC20 का है, ओके। तो इस इवेंट के अंदर आप देखेंगे कि यूजर डेटा और ऑपरेटर डेटा भी जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे यूजर डेटा और ऑपरेटर डेटा भी आपको इवेंट में मिलेगा कि उसने क्या डेटा दिया। सर मूव में और ट्रांसफर में क्या फर्क हुआ? ट्रांसफर मूव ही तो कॉल कर रहा है, ट्रांसफर एक्चुअली ऊपर देखेंगे तो मूव कॉल कर रहा है, एक्चुअल में जो माइनस प्लस हो रहा है वो यहाँ पे हो रहा है मूव में, ट्रांसफर में नहीं हो रहा, ठीक है। ट्रांसफर देखें तो वो बेसिकली मूव को ही कॉल कर रहा है। ये सेंड देखें, ये सेंड भी मूव को कॉल कर रहा है, ट्रांसफर भी मूव को कॉल कर रहा है, ये ट्रांसफर फ्रॉम भी मूव को कॉल कर रहा है, ठीक है। सर तो एक्चुअली 777 प्लस काफी माइनस जो है वो कॉम्प्लेक्स मूव लग में रहा हो है। रहा है, सॉरी 777 सर काफी कॉम्प्लेक्स लग रहा है। हाँ, ये कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इसने ERC20 की जो की एबिलिटी है उसको इनहांस कर दिया है, तो ऑब्वियसली ये मुश्किल है, और इसी वजह से इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से ही ये ज्यादा यूज नहीं हो रहा। आपको बहुत कम मिलेंगे जो ERC777 के ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंटेशन दे रहे हैं, ठीक है। अप्रूवल अगेन सेम है, इसमें कोई फर्क नहीं है, आपका अप्रूव जो है वो अमाउंट बता रहा है, और ये बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी के लिए है अगेन। अब ये देखें, कॉल टोकन टू सेंड है, ये क्या कर रहा है, आपकी जो हुक कॉल हो रहा है उसको बेसिकली वो यहाँ पे सेंड कर रहा है। अब यहाँ पे वो क्या कर रहा है, इम्प्लीमेंटर 1820 में गया और उसने कहा कि किस किस ने ये इंटरफेस एड अप किया हुआ है, ठीक है। उसने फ्रॉम दिया, और उसके बाद उसने कहा कि इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के लिए किस किस ने सब्सक्राइब किया हुआ है रजिस्ट्री के अंदर, ठीक है। तो ये रजिस्ट्री इसको रिटर्न कर देगी इम्प्लीमेंटर। अब यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंटर मिलेगा कि भाई इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट ने इसको इम्प्लीमेंट किया हुआ है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को वो कॉल कर रहा है, उसके साथ इसने इंटरफेस लगाया, और उसके अंदर एक मेथड है टोकन टू सेंड, वो कॉल कर लिया, ठीक है। अब टोकन टू सेंड की इंप्लीमेंटेशन कहाँ दी हुई होगी, जिसने इसको इंप्लीमेंट किया हुआ है, किसको, ERC777 सेंडर को, ठीक है। तो वो इस फंक्शन को एग्जीक्यूट कर देगा यहाँ से। तो ये आपने देखा ये फंक्शन कितना सिंपल है, और ये सिंपली क्या कर रहा है, टोकन टू सेंड, यानी कि जो इम्प्लीमेंटर कॉन्ट्रैक्ट है उसके फंक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है। ये इसी तरह से हो गया जिस तरह से हमने डॉट कॉल यूज किया था, कि हम किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्ट का डॉट कॉल हम करते थे, तो हम क्या करते थे, वो एक हमारी लो लेवल कॉल होती थी, ठीक है। ये एक हाई लेवल कॉल है। हाई लेवल कॉल किस तरह से, कि हमने एक इंटरफेस को उठाया, उसके अंदर हमें पता है कि टोकन टू सेंड का मेथड है, और हमें ये पता है कि अगर उसने ERC777 सेंडर को इंप्लीमेंट किया हुआ है तो उसने इसकी इंप्लीमेंटेशन जरूर दी होगी,
तो हमने उसको कॉल कर लिया, ठीक है। इसी तरह से कॉल टोकन्स टू रिसीव है। कॉल टोकन टू रिसीव के अंदर भी वो क्या कर रहा है, हैश को तलाश कर रहा है कि इस एड्रेस के अगेंस्ट में कौन सा हैश है, वो इम्प्लीमेंटर वो लेके आएगा, उस इम्प्लीमेंटर को मतलब है इसका ऑब्जेक्ट लेके आएगा वो यहाँ पे और इसको एग्जीक्यूट कर देगा। सर ये ठीक है? कोई रजिस्ट्री क्या मैपिंग टाइप की चीज है या डेटाबेस, किस किस्म का डेटाबेस है? रजिस्टर एक कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट 1820 में तो सर हमारे पास रेसिपिएंट्स या सेंडर्स पहले से तो नहीं वो होंगे जो भी नहीं, वो नया तो इसके अंदर देखिए, वो इसके अंदर एबिलिटी है ना, वो 1820 में जाएंगे तो वहाँ गेट इम्प्लीमेंटर में आप बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट सेव कर सकते हैं विद इन मैपिंग, ठीक है। अगर आप सर्च करेंगे इसको 1820 को ईथर स्कैन में आप रॉबस्टर में सर्च करें तो आपको मिल जाएगा 1820 की कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। और उसकी वहां पे अगर आप वो वेरीफाइड कॉन्ट्रैक्ट होगा उसका आप कॉन्ट्रैक्ट भी देख लेंगे उसने क्या लिखा हुआ है ईथर स्कैन के ऊपर। तो बेसिकली ये क्या है, एक सिंपल रजिस्ट्री है यहाँ पे। तो रजिस्ट्री का एक कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हुआ है और ये एक ही कॉन्ट्रैक्ट होगा पूरे चेन में। रॉबस्टन में भी एक ही होगा, रिंकीबाई में भी एक ही होगा, कॉवन में भी एक होगा, मेन नेट पे भी एक होगा। समझ में आ रही है बात? सो बेसिकली बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म है, कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है, ये बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म है। कर क्या रहा है कि वो रजिस्ट्री में बेसिकली आप क्या कर रहे हैं कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का रेफरेंस कहाँ रख रहे हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट में रख दिया आपने जो कि मेन नेट पे या ब्लॉकचेन में एक ही कॉन्ट्रैक्ट है, उसके अंदर जाके आप सेव करवा रहे हैं उसी तरह से जिस तरह से आप अकाउंट वगैरह सेव कराते हैं, ठीक है। जैसे अकाउंट का बैलेंस आप सेव करवाते हैं तो क्या करते हैं, एड्रेस सेव करवाते हैं उसका, उसी तरह से ये भी एक क्या कर रहा है, एड्रेस सेव करवा रहे हैं उसका। ये 2 में क्या जा रहा होगा, एड्रेस जा रहा होगा और उसके बाद आप एक इंटरफेस का हैश देख रहे हैं, तो बेसिकली वो बैलेंस की तरह ही उसने सेव किया हुआ है 2 और उसके आगे एक हैश का बैलेंस एक हैश बताया हुआ है कि ये हैश एक्चुअली उसकी पहचान है कि वो क्या है, 2 क्या है, फ्रॉम क्या है। सॉरी मेरे यहाँ पे लाइट का प्रॉब्लम हो गया है कुछ, लाइट चल गई। सर लेकिन इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन ये है कि हमने सेंडर और रिसीवर के लिए ये चेक किया है कि उन्होंने वो इम्प्लीमेंट किया हुआ है इंटरफेस या नहीं किया हुआ। तो लेकिन सर हम यहाँ पे कोई बूलियन डिसीजन नहीं ले रहे, वो रिवर्ट क्या इसके अंदर रिवर्ट लिखा होगा या नहीं, वो एक्नॉलेजमेंट ले रहा है ना यहाँ पे। देखिए वो क्या कह रहा है, अगर एक्नॉलेजमेंट है तो वो इसको एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, टू इज कॉन्ट्रैक्ट। अगर एक्नॉलेजमेंट है तो वो क्या करे, एल्स इफ रिक्वायर्ड रिसिपिएंट एक्नॉलेजमेंट, रिक्वायर्ड टू ये कह रहे हैं कि भाई कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, ठीक है। इफ इम्प्लीमेंटर नॉट इक्वल्स टू एड्रेस 0 तो वो ये एग्जीक्यूट कर देगा, रिक्वायर रिसिपिएंट एक्नॉलेजमेंट टू डॉट इज कॉन्ट्रैक्ट ERC टोकन रिसिपिएंट कॉन्ट्रैक्ट हैज नो इम्प्लीमेंटर फॉर दिस। तो इस कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक मेथड है जो कि 2 को एग्जीक्यूट 2 को ऐड करना पड़ेगा। ये 2 क्या है, 2 वो एड्रेस है जो एक्चुअल में इस कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, यानी कि 2 का जो एड्रेस है जिसको हम भेज रहे हैं रिसिपिएंट, वो हमेशा कॉन्ट्रैक्ट ही होना चाहिए। अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो वो वैसे भी आपको रिटर्न कर रहा है। तो दैट मीन्स कि ये वाला जो ये जब भी कॉल होगा ना, कॉल टोकन रिसीव्ड, कॉल टोकन रिसीव में अगर आप ट्रू कर देंगे तो इसका मतलब है कि ये जो ट्रांसफर है ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट को ही जाएगा, इंडिविजुअल को नहीं जाएगा या एक्सटर्नल ओन अकाउंट को नहीं जाएगा, ठीक है। ये वाला बुलियन जो है ना वो ये चेक कर रहा है लास्ट वाला कि ये जो ट्रांसफर हो रही है ये ट्रांसफर ऑलवेज हमेशा कॉन्ट्रैक्ट को होगी। जी 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 सर, इससे ऊपर जो था कॉल टोकन सेंड, मेरा ख्याल उसका नाम है, जो सेंड वाला सेंडर को चेक करता है, जो इससे ऊपर था। अगर 1 मिनट आप वहां आ सकें, जो जी सर, हाँ अब जी, इसमें देखें, इसमें यहाँ पे वो बूलियन नहीं है, तो यानी मैं अगर सिर्फ इसको समझना चाहूँ कि ये कैसे ये इम्प्लीमेंट, ये 2 लाइंस जो इसकी हैं 484 और 485 486, इसको थोड़ा सा अगर आप बता सकें किस तरह ये इसको कर रहा है। ये तो देखिए सेंड के लिए ना कि वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट कर रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट रिसीव कर रहा है, दोनों में फर्क है। जी जी, फ्रॉम जो है ना, यहाँ पे फ्रॉम है, वहां पे टू है। फ्रॉम का जो मतलब भेज रहा है कि एग्जैक्टली, जो यहाँ पे भेज रहा है। लेट्स सपोज कि मैंने एक स्कूल का कॉन्ट्रैक्ट बनाया, ठीक है, उसमें मैं फीस ले रहा हूँ, फीस में ERC 777 में ले रहा हूँ, ठीक है ठीक है। अब जब मैं ले रहा हूं तो मुझे कौन दे रहा है, स्टूडेंट दे रहा है, तो रिसीव यूज होगा। अब मैं उस स्कूल के कॉन्ट्रैक्ट से मुझे अब टीचर्स को पे करना है, राइट।
जब मेरे पे करने हैं तो मैं क्या कर रहा हूँ, सेंड कर रहा हूँ। सेंड किसको कर रहा हूँ, ईओए को कर रहा हूँ, टीचर के, ईओए जो है वो टीचर है और टीचर को मैं कर रहा हूँ एक्सटर्नल लोन अकाउंट। ठीक है, ठीक है सर। तो यहाँ अहमद भाई, ये सेंड को रिसीव और रिसीव को अगर सेंड करें ना तो शायद समझने में हमें आसानी हो, क्योंकि ये प्रॉब्लम यही आ रहा है, मुझे भी यही कंफ्यूजन थी जो आपने सवाल किया। अच्छा, ये सर की आवाज हम सबको आनी बंद हो गई है या मुझे बंद हुई है सर? जी अभी सबको अभी वो लाइट अभी वो लाइट का इशू शायद कह रहे थे, शायद लाइट ऑफ हो गया। मेरे ख्याल से ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर पुरानी वाली हमारी जो भी टर्म्स हैं, टर्मिनोलॉजी यूज हो, तो ये जरा आसान हो जाएगा ना। असल में मेरा ख्याल है उन्होंने 777 के लिए नई टर्मिनोलॉजी ही दी, क्योंकि बैकवर्ड कंपैटिबल रखना था सॉरी जैसे सर बता यार, मेरी जो है वो यहाँ पे थोड़ा सा हमारा जो बैकअप जनरेशन है इलेक्ट्रिसिटी का वो भी एग्जॉस्ट हो चुका है, तो आई एम नॉट श्योर कि कब तक चलेगा। लेट्स होप के जब तक चलता है तब तक चलते हैं। ठीक है, सो मैं इसको कंक्लूड करूँ जल्दी जल्दी। सो दिस थिंग इज के, अच्छा आपका अहमद सवाल ये है कि भाई ये क्या हो रहा है, तो ये हो रहा है मेरे भाई कि सर आप स्क्रीन प्लीज शेयर करनी पड़ेगी। आप ये चेक कर रहे हैं कि जो सेंड कर रहा है कॉल, ठीक है, कॉल टोकन सेंड कर रहा है, उसके पास ये इंटरफेस इंप्लीमेंटर है कि नहीं। यहाँ पे ये सवाल नहीं है कि वो जो है वो ऑब्वियसली, ये अगर इंटरफेस इंप्लीमेंट है तो वो कौन होगा, कॉन्ट्रैक्ट ही होगा। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट ही ये काम कर रहा होगा। तो आप टोकन टू सेंड किस पे करवाएंगे, ईओए पे तो करवाएंगे नहीं, कॉन्ट्रैक्ट पे ही करवाएंगे, राइट। सर तो शेयर यहाँ पे स्क्रीन क्या कर कर रहा दें है, टोकन प्लीज। टू सेंड कॉल हो रहा है, ऑपरेटर को फ्रॉम टू अमाउंट, ये सारे पैरामीटर जा रहे हैं, और टोकन टू सेंड की इंप्लीमेंटेशन कहाँ दी होगी, आपने अपने स्कूल के कॉन्ट्रैक्ट में दी होगी। ठीक है, जो कि आपका बेसिकली क्या कर रहा है, ईआरसी 777 को ट्रांसफर कर रहा है किसको, किसी भी एक्सटर्नल लोन अकाउंट को या टीचर के अकाउंट को। अब टीचर के अकाउंट में कॉल टू सेंड तो ये हो गया, ठीक है, उसने सेंड कर दिया। अब रिसीवर क्या होगा, रिसीवर में वो ये फॉल्स कर देगा, क्योंकि ये रिसीवर जो है वो एक्चुअल में किसी उसको नहीं जाएगा, ये सिर्फ बेसिकली एक कॉल टू ट्रांसफर चलेगा और बाकी वो उसको ट्रांसफर हो जाएगा किसको, एक्सटर्नल लोन अकाउंट को। सर स्क्रीन शेयर तो करना दो आपकी स्क्रीन ट्रांजैक्शन पर। होगी एक वक्त, आप रिसीवर होंगे तो इसको यूज कर रहे होंगे। स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? नहीं सर। ओके सॉरी, नाउ जी सर अब आ गया। हाँ, तो अब बेसिकली होगा क्या कि देखिए, अगर आप सेंड कर रहे हैं तो ये मेथड यूज होगा स्कूल के कॉन्ट्रैक्ट से। ठीक है, कॉल कॉन्ट्रैक्ट अगर यूज कर रहा है तो ये मेथड यूज होगा। अगर आप सेंड कर रहे हैं उसको, ठीक है, यानी कि एग्जीक्यूशन होगी आपके स्कूल के कॉन्ट्रैक्ट में। स्कूल का कॉन्ट्रैक्ट ने जो है वो दोनों को इंप्लीमेंट किया होगा, कॉल टोकन टू सेंड को भी और कॉल टोकन रिसीव को भी। बिल्कुल समझे आप, दोनों को ही जी किया सर। होगा। जब रिसीव कर रहा होगा तो ये वाला इसकी इंप्लीमेंटेशन चलेगी, जब सेंड कर रहा होगा तो इसकी इंप्लीमेंटेशन चलेगी, सिंपल। नहीं सर वो तो मैं और समझ ये गया किस था, लिए मैं चलेगी सिर्फ ये कि कह रहा हूँ कि वो आप अगर डिसाइड कुछ कैसे कर रहा है। एग्जीक्यूशन एक्स्ट्रा करना चाहते हैं, आप कुछ एग्जीक्यूशन जो है वो एक्स्ट्रा करना चाहते हैं, उस वक्त होगा। या लेट्स सपोज कि आप ये चाहते हैं कि जब मैं सेंड कर रहा हूँ, ठीक है, और जब सेंड होने के लिए जा रहे हो तो आप ये कह रहे हैं कि भाई टीचर का जो है वो मेरे पास टीचर का जो है वो पे स्लिप बन जाए। ठीक है, टीचर की एक पे स्लिप जनरेट हो जाए, उसको ईमेल हो जाए कि भाई मैंने आपको सेंड कर दिया। तो आपको इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ट्रांसफर करना है। वो ट्रांसफर का मेथड जो है ईआरसी 777 खुद इसको कॉल करेगा, ठीक है, आपके टोकन टू सेंड को। और उसके बाद टोकन टू सेंड में आपने ये लिखा हुआ है कि जनाब ये जो मैं सेंड कर रहा हूँ उसकी एक पे स्लिप बने और ईमेल हो जाए। तो ये आप कहाँ लिखेंगे, टोकन टू सेंड में। ठीक है, अब अगर आप टोकन टू रिसीव में, आपने स्कूल के मेथड में क्या लिखा हुआ है कि जनाब अगर मेरे पास फी किसी यूजर की आती है, किसी स्टूडेंट की फीस आती है, तो क्या हो कि उसका फी बिल बने और फी बिल के अंदर एक्नॉलेजमेंट की ईमेल चली जाए। ठीक है, या अगर वो रजिस्ट्रेशन करवा रहा है तो रजिस्टर हो जाए और उसको वो क्लास असाइन हो जाए। यू गेट माय पॉइंट। तो ये आप कर सकते हैं किसमें, यहाँ पे ईआरसी 777 की इंप्लीमेंटेशन में ये काम कर सकते हैं। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, जैसे ही ट्रांसफर चलेगा ये दोनों मेथड ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएंगे। जब आप रिसीव कर रहे होंगे तो रिसीव का मेथड कॉल देगा, ट्रांसफर
और ये है कंप्लीट ERC 777 की इम्प्लीमेंटेशन, और हमारा जो है वो टाइम काफी ज्यादा लग गया है। ओके, सो अच्छा, इसकी इम्प्लीमेंटेशन आप जब भी करेंगे इम्प्लीमेंटेशन, और आपको अगर रिमिक्स में इम्प्लीमेंटेशन करनी है तो आपको बेसिकली पहले क्या करना पड़ेगा, पहले आपको ये 1820 का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको डिप्लॉय करना पड़ेगा अपने पास, ठीक है। अगर आप रिमिक्स में कर रहे हैं तो 1820 को डिप्लॉय करेंगे आप किसी भी ऑप्शन वगैरह से, उसका कोड ले लें और उसको डिप्लॉय कर दें। उसके बाद जो उसका कॉन्ट्रैक्ट आए वो आप ERC 777 में दे दीजिएगा, ठीक है। मैं इसका जो है वो कोड पब्लिश कर दूंगा वहाँ पे गेस्ट पे, और मैं जो है वो एक सैंपल टोकन जो है वो आपको पब्लिश करके वहाँ बता दूंगा। ओके जनाब, सो इसमें कोई सवाल, आगे चलें? जी सर, अभी ठीक है सर। ओके, सो अब ये एक और हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट है, और ये है ERC 11555। दिस कॉन्ट्रैक्ट इज, ये जो टोकन है ये थोड़ा नॉवल है। वो नॉवल इसलिए है कि इसमें जो है वो आप एक ही टोकन के अंदर ERC 20 भी जनरेट कर सकते हैं और ERC 721 भी जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। सो ERC 115 is a novel token standard that aims to take the best from POS standard to create a fungibility agnostic and gas efficient token contract. Obviously ये gas efficient है क्योंकि आप अगर इस तरह की कोई इस तरह का कोई सिस्टम बना रहे हैं जिसमें मल्टीपल टोकन्स हैं, ठीक है, और वो मल्टीपल टोकन्स जो है वो आपको इशू करने हैं, तो उसमें जो है वो आप को अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट बनाने पड़ेंगे, अलग अलग टोकन के कॉन्ट्रैक्ट को आपको रन करना होगा, उसकी ट्रांजैक्शन चलानी होगी, विच इज अ कॉस्ट एग्नोस्टिक। ऑब्वियसली उसकी सबकी जो आपको फीस जो है वो पे करनी पड़ेगी, राइट। सो ये एक ERC 1155 जो है वो टोकन बनाया गया, और ये बेसिकली एक गेमिंग कंपनी है उसकी तरफ से ये बनाया गया है, और ये पूरा प्रपोजल भी उन्होंने इम्प्लीमेंट भी उन्होंने किया था सबसे पहले, और प्रपोजल भी इन्होंने ही शूट अप किया था, ताकि वो चूंकि गेम के अंदर जो है वो आपकी जो ये जो वेपन्स हैं या इस तरह की चीजें हैं, वहां पे ये इनका बहुत यूजेज है, ठीक है, गेम के अंदर, कि आप जो है वो मल्टीपल टोकन्स जो है वो एज अ वेपन्स या इस तरह की जो चीजें हैं जो गेम्स में यूज होती हैं उसके लिए बहुत ज्यादा ये यूज हो रहा था, और इसके अंदर उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था कि उनको ERC 20 और NFTs जो है वो अलग अलग डिप्लॉय करने पड़े थे। तो लिहाजा उन्होंने फिर ये एक प्रपोज किया कि हम एक ऐसा जो है वो टोकन प्रपोज कर रहे हैं जिसके अंदर ये दोनों काम हो, और दोनों काम जो है वो गैस एफिशिएंट भी हो और फंजिबिलिटी एग्नोस्टिक भी हो, ठीक है। सो 115 ऑब्वियसली सारा आइडिया जो ले रहा है वो 2721 और 777 से ले रहा है, और तकरीबन वो सारी चीजें ही उन्होंने सारे एक कॉन्ट्रैक्ट में दे दी हैं, ठीक है। अब ये किया किस तरह से है वो थोड़ा सा हम देख लेते हैं, क्योंकि कुछ चीजें जो हैं जैसे बैच ऑपरेशन वगैरह हैं, मल्टी टोकन स्टैंडर्ड्स हैं, वो उन्होंने इंट्रोड्यूस किए हैं इसके अंदर, और चूंकि हमने पहले भी पढ़ा है 721 और ERC 20 भी पढ़ा है, और उन दोनों के हमने ये देखें कि डेटा जो है उसका डेटा स्ट्रक्चर कैसे चल रहा है। अच्छा, आई वुड मुझे पता नहीं है यार कब तक ये जो है वो क्लास चल सकेगी, सो आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, अनलेस कि हमारी जो है वो पावर वापस आ जाए। सो माइट बी पॉसिबल है कि मैं ये क्लास लेते लेते ही जो है वो हमारा नेट वगैरह जो है वो रिकॉर्डिंग आप जरूर सेव कर लें, क्योंकि अगर ये सडनली हो गया तो वी माइट रिकॉर्डिंग ऑब्वियसली क्लाउड पे है तो वो तो सेव ही रहेगी, इट्स नॉट समथिंग हमारे सिस्टम पे नहीं हो रही है, राइट। Okay, so this is a multi-token standard. The distinctive feature of ERC 115 that it uses a single smart contract to represent multiple tokens. जैसे मैंने कहा कि भाई multiple tokens हैं, balance of वगैरह जो है वो दोनों आपको रिटर्न करेगा, ERC 20 का भी और ERC NFT का भी, ठीक है, और लेकिन दोनों के बिहेवियर जो है वो अपना अपना अलग होगा। The approach obviously lead to a massive gas saving for projects that requires multiple tokens, ठीक है। So games में जो है वो अमूमन बहुत ज्यादा इसका यूजेज होता है। अगेन मैं आपको बताऊं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इसमें बैच ऑपरेशन की एबिलिटी दी हुई है, दैट मींस कि आप क्या कर सकते हैं कि जो है वो मल्टीपल टोकन्स एक साथ ट्रांसफर कर सकते हैं। सो बैच ऑपरेशन इज पॉसिबल इन दिस टोकन। अच्छा, इसमें जो है वो आपने देखा होगा कि NFTs वगैरह में अब हमारे पास आ रहे हैं मल्टी ओन्ड NFTs वगैरह जो हैं, जिसमें बेसिकली एक NFT के मल्टीपल ओनर्स होते हैं, तो वो ERC 115 के थ्रू ही उन्होंने मैनेज किए हैं, ठीक है, कि किस तरह से वो काम कर रहे हैं।
अच्छा, मिंट बैच भी है, मिंट आपका मिंट बैच के थ्रू आप एक साथ जो है वो मल्टीपल टोकन्स जो है वो बैच की सूरत में मिंट करवा सकते हैं। उसके अलावा ट्रांसफर भी आप बैच की सूरत में कर सकते हैं। ठीक है जी। सो टोकन सर हम जब मिंट करते हैं तो हम ऑलरेडी जो है वो एक बड़ी अमाउंट ले व्हाटएवर, मतलब हमें जो रिक्वायर्ड होती है, तो ये बैच और उसमें क्या डिफरेंस हुआ फिर जो हम पहले कर चुके हैं मिंट नहीं में? देखें, पहले में क्या है कि मिंट में आप एक ही टोकन के बैलेंस जो है ना वो बैलेंस आप इंक्रीज कर रहे हैं ना उसका। तो यहाँ पे तो टोकन ही अलग अलग है यार। अगर आप मिंट करेंगे तो ERC 721 अलग मिंट होगा, ERC 20 अलग मिंट होगा। अब वो मल्टीपल टोकन है, ठीक है। तो आप अब यहाँ पे देखें, आप समझ जाएंगे इनको कि अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि गोल्ड, सिल्वर, थोर हैमर, स्वॉर्ड और शील्ड, ये 1 2 3 4 1 2 3 4 5 टोकन आपके जो हैं वो रिसीव हो रहे हैं। एक मिनट, आई थिंक आई हैव टू मेक दिस एज सर ये आजकल वो गेम बच्चों का चल रहा है माइनक्राफ्ट, उससे मुझे कुछ याद आ रहा है। ये सारी वो टाइम के साथ साथ चीजें फिर मिलती जाती हैं इन लोगों को। जी एग्जैक्टली। एक मिनट, हाँ जी बिल्कुल। माइनक्राफ्ट अगर आप देख रहे हैं तो उसमें भी इसी तरह की इसमें बेसिकली आप बहुत सारी गेम्स में देखें तो उसका तकरीबन आपको यही यूजेज मिलेगा, क्योंकि उसमें जो है वो आपको बहुत सारी चीजें मिलती हैं। ठीक है, आपको जो है वो जैसे कॉइन्स मिल रहे होते हैं, फिर आपको वेपन्स मिल रहे होते हैं। तो इस तरह से वो बेसिकली ईच वेपन्स एंड और ईच जो आपको कॉइन्स वगैरह मिलते हैं वो बेसिकली सेपरेट टोकन्स होते हैं। तो यहाँ पे भी क्या है कि अगर आप ये एग्जाम्पल में देखें तो आपके पास एक गोल्ड आ रहा है, सिल्वर आ रहा है ना। गोल्ड इज इटसेल्फ इज अ टोकन, सिल्वर ऑब्वियसली वो भी एक टोकन होगा। उसके बाद थॉर हैमर है, थॉर हैमर जो है वो एक वेपन है, ऑब्वियसली NFT होगा ये। सॉर्ड एक NFT होगी, शील्ड एक NFT होगी, राइट। सो गोल्ड जो है लेकिन इसके और लिए सिल्वर जो है वो रिक्वायर्ड लगेगा फंजिबल कोई, टोकन क्योंकि होंगे। यूजुअली ये जो है किसी कंडीशन के साथ आता है, या तो टाइम के साथ आता है, या फलानी एनर्जी इतनी हो जाती है तो आता है। तो इसके साथ कोई रिक्वायर या कुछ होता है, मतलब ये किसी चीज से एक्टिवेट होते हैं या बस ऐसे ही हम खुद मिंट कर लेंगे? वो तो आपकी बिजनेस लॉजिक है ना, या जिसने इम्प्लीमेंट किया हुआ है उसकी बिजनेस लॉजिक है कि कैसे मिंट करवाना है, कैसे नहीं करवाना है, उसकी कंडीशंस हैं। ठीक है, ओके। सो अब यहाँ पे देखें वो कैसे कर रहे हैं काम। यहाँ पे उसने 3 जो है वो कॉन्स्टेंट्स बनाए हुए, ठीक है, विच इज बेसिकली द आईडीज ऑफ ऑल दोज टोकन्स, कि भाई मैं जो है वो 1 2 3 4 5 टोकन बनाऊंगा। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे मिंट करवा दिए वो टोकन्स। अब यहाँ पे देखेंगे तो गोल्ड जो है वो तकरीबन आपके फंजिबल टोकन है, इसलिए वो 18 डेसिमल पे हो रहा है। सिल्वर जो है वो 27 उस पे सॉरी 18 डेसिमल कह रहा हूँ मैं, मल्टीप्लाई 18 यानी कि उसकी जो वो रखी हुई है वो 10 रेस्ट दबाव 18 जो है वो उसकी मिंट हुए हैं। और 27 यहाँ पे 27 मिलियन शायद या 27 क्वाड्रिलियन मिंट हुए हैं यहाँ पे। थॉर हैमर जो है वो 1 हुई है। स्वॉर्ड जो है अगेन स्वॉर्ड यहाँ पे स्वॉर्ड और शील्ड जो है वो अगेन फंजिबल रखा हुआ है उनको, और स्वॉर्ड और शील्ड जो है वो भी उन्होंने एक क्वांटिटी में उसको मिंट कर दिया है। ठीक है, सो अगर यहाँ पे बैलेंस ऑफ देखेंगे किसका 3 का, तो वो बता रहे हैं इतना 1 of 9 आई थिंक 3 का जो है वो स्वॉर्ड है 3, और उसके जो बैलेंस आ रहा है वो आपको बता रहे हैं कि इतने टोकन हैं उसके। ठीक है, बाकी सारी चीजें उसी तरह से चल रही हैं। बैच वगैरह की और चीजें हम देख लेते हैं, इसकी टोकन्स को हम देख लेते हैं, सेंडिंग ऑफ टोकन, और इसके हम गेटअप में देख लेते हैं इस टोकन को थोड़ा सा। Let's go to the ERC 111155 अच्छा जनाब, टोकन है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं जो इन्होंने इम्प्लीमेंटेशन। अच्छा, ये जो ओपन ज़ैपिंग ने इम्प्लीमेंटेशन दी है, दीज आर द बेस्ट इम्प्लीमेंटेशन, बट ये सिंप्लीफाइड होती नहीं है। ठीक है, सो सिंप्लीफाइड इम्प्लीमेंटेशन आपको 777 की मिल जाएगी, और सिंप्लीफाइड इम्प्लीमेंटेशन आपको 1155 की भी मिल जाएगी। बट दीज आर द ऑडिटेड होते हैं ये काफी, और इसके अलावा उसमें जो है वो बहुत सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज हो रही होती हैं, इसलिए ये थोड़े से ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है, बट द थिंग इज कि इसको हम अगर हम चाहें, जैसे हमने कहा था कि भाई ERC 20 या ERC 721 को हमने अभी तो खैर ERC 721 जो ओपन ज़ैपलिन का है वो काफी सिंपल हो चुका है, लेकिन उससे पहले इतना सिंपल नहीं था। अगर आप खुद जाके देखें 3 या 2 को, ओपन ज़ैपलिन 2 के वर्जन आप देखेंगे और उसके 721 कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे तो वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। उसमें सेट और लूपिंग के लिए और ये सारी चीजें यूज हो रही थी, जो कि मैंने खत्म करके फिर 721 बहुत ही सिंपल बनाया था। इसी तरह से आप ये इसके भी कॉन्ट्रैक्ट आप सिंपल लिख सकते हैं इफ यू वांट टू।
ठीक है। जैसे आप ERC 777 में आप सारी जो ERC 20 की बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी आप उसको ऑफ कर दें और सिर्फ ERC 777 ही इंप्लीमेंट कर लें, यू कैन डू दैट। ओके सो यहाँ पे हम देख लेते हैं ERC 1155 इसमें, ठीक है। यूजिंग एड्रेस एक लाइब्रेरी यूज हो रही है, ठीक है, और उसके बाद मैपिंग हो रही है जनाब बैलेंसेस की, ये उसी तरह से जिस तरह से नॉर्मल आपकी मैपिंग होती है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी मैपिंग चेंज है, ठीक है। यहाँ पे एक इवेंट लगा हुआ है, ये दैट मींस टोकन आईडी है इसकी, ठीक है, और टोकन आईडी के अगेंस्ट में एड्रेस है और उसका बैलेंस है, ठीक है। ये इसका मैपिंग स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। मैपिंग फ्रॉम अकाउंट टू अप्रूवल, ये वही है ऑपरेटर अप्रूवल्स का। अगर आप देखें तो एड्रेस दिया हुआ है, उसके बाद उस ऑपरेटर का एड्रेस दिया हुआ है और उसका बुलियन वो दिया हुआ है कि भाई ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। तो मल्टीपल ऑपरेटर एक ही अकाउंट के हो सकते हैं। आगे जो URI है ये आपका 721 से लिया हुआ है, ठीक है। सो यू हैव अ प्राइवेट URI। कंस्ट्रक्टर में आपको सिर्फ URI देनी है, यहाँ पे सेट URI एंड दैट्स इट। जो आपका जो 1155 है वो बन गया। अगेन यहाँ पे सपोर्ट इंटरफेस 165 दिया हुआ है, ठीक है। सो वो सिंपल 165 यूज किया हुआ है और 1820 नहीं यूज किया हुआ, ठीक है। तो ये वही 165 इंटरफेस यूज किया हुआ है जो उनका हमने 721 में यूज किया हुआ है। सर ये ब्रैकेट में दोनों लिखे हुए हैं 165 और IEC 165, ये दोनों क्यों? मतलब IERC 165 ही सफिशिएंट है? ये समझ नहीं आ रहा सर। IERC इंटरफेस है ना, दूसरा जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं, ये तो ओवरराइड किया हुआ ना उन्होंने। ओवरराइड में आपका बेसिकली यहाँ देखें यहाँ पे क्या क्या हुआ है इन्होंने। सर सिंपल ERC 165 में IERC आ जाएगा ना? अच्छा, ओवरराइड जब आप कर रहे होते हैं ना और उसके बाद आप ये मेथड यूज कर रहे होते हैं तो उसके अंदर मेरे हिसाब से आपको दोनों ही देने पड़ते हैं। अगर आप अभी भी वर्चुअल करके ओवरराइड करेंगे, और मेरे हिसाब से इसमें बेसिकली होगा ये कि IERC 165 इसमें किसी और में भी यूज हुआ होगा। ये जो IRC दिया हुआ है ना इसमें, उसमें IERC भी यूज हुआ होगा, इसलिए उनको ये देना पड़ा है। अगर आप ये हटा देंगे तो एरर आ जाएगा। ये जो यहाँ पे उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन दी हुई है ना इसके अंदर, तो इसमें देखें कॉन्टेक्स्ट क्या हुआ है, ERC 165 क्या हुआ है, ERC 115 क्या हुआ है, और फिर मेटा डेटा URI के अंदर IERC 1155 दिया हुआ है। तो हो सकता है कि किसी में IERC 165 की भी इम्प्लीमेंटेशन दी हुई हो, आई एम नॉट श्योर, बट शायद तो इसी वजह से यहाँ पे दिया हुआ है इसको। अदरवाइज यहाँ पे एरर आ जाएगा अगर आप एक ERC 165 देंगे, क्योंकि सपोर्ट इंटरफेस जो है वो कहीं से ओवरराइड हो रहा है। तो इसका मकसद यही है क्योंकि ओवरराइड हो रहा है ये। अदरवाइज होता क्या कि यहाँ से वर्चुअल लिखा होता, अगर ये पहला मेथड होता, सपोर्ट इंटरफेस अगर यहाँ पे ही डिक्लेयर हुआ होता ना, ठीक है, तो ये ओवरराइड ना हो रहा होता, वर्चुअली दिया हुआ था। उन्होंने कहा ठीक है ये पहली इंप्लीमेंटेशन है, लेकिन जो UPS बंद हो गया लगता है। लगता है अहमद भाई आप शुरू करें अब। मेरे ख्याल से अब इसको ना अगर हम स्क्रीन शेयर कर सकते हैं तो ये ऊपर से पहले रफ से पढ़ना शुरू करते हैं। मुदस्सिर साहब हैं क्या? मुदस्सिर के होते हुए किसी और की क्या जरूरत? मेरे ख्याल अवेलेबल है, आगे होस्ट हो गए मेरे ख्याल में सर मुदस्सिर TA। लेकिन आज मुदस्सिर भी खामोश तमाशाई बने हैं मेरा ख्याल। मुदस्सिर साहब नहीं आ रहे मेरा ख्याल। मेरा ख्याल आज अवेलेबल जो लोग मेरे ख्याल से खुद से कोशिश करते हैं, कुछ लोग सर के साथ साथ थे शुरू से। यार एक है तो सही मुदस्सिर TA के नाम से। अहमद भाई को पकड़ लिया आपने। देखें ऐमन कुछ कहे बगैर भी जो है ना वो सारा कुछ कह जाती है। नहीं ये मुदस्सिर TA होस्ट है ना, ये मेरे ख्याल में सर नहीं है। नहीं असल में मेरा ख्याल है हो सकता है, मुझे लगता है मुदस्सिर जो है वो शायद ज्वाइन करके या ज्वाइन करके नहीं, या रिकॉर्डिंग सीरियसली की हम लोग वजह ना से टाइम वेस्ट नहीं करते, हम लोग शुरू कर देते हैं जितना क्लास का टाइम है, ताकि कुछ तो समझ में आए। चले अहमद भाई बिस्मिल्लाह करें चले। यार इसको स्क्रीन शेयर देखें ना। मेजर सब अहमद भाई चाहिए। क्या कह रहे हैं? लेकिन अहमद भाई से आपसे उम्मीद है कि आप शुरू करवाएं।
नहीं 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 नहीं, कतन ऐसी बात नहीं है, माशाल्लाह सारे ही हैं, मिलजुल के चलें, कुछ कोशिश कर लेते हैं। ERC1111। अहमद तो बारिश दिखा रही है। हसन सर आ गए वापस। Okay. So sorry for these interruptions, but yeah, okay. लाइट भी आ गई। Okay, जनाब। So हम कहाँ पर थे? अच्छा, ये ERC 165 और IERC 165 का आपको समझ में आ गया? ये सपोर्ट इंटरफेस जो है वो ओवरराइड हो रहा है, राइट? सर स्क्रीन शेयर कर दें। और ये जगह सुपर डॉट सपोर्ट इंटरफेस में जा रहा है, तो ऑब्वियसली सर स्क्रीन अभी आपको शेयर करनी पड़ेगी। क्या टू शेयर माय स्क्रीन? जी हाँ, आगे चलें। So the URI is simple, एक URI का एक्सेसर मेथड है, बैलेंस ऑफ है। बैलेंस ऑफ अगेन बैलेंस किस तरह से आ रहा है यहाँ पे कि आपकी आईडी है, उसके बाद अकाउंट है और उसके रिलेटेड बैलेंस है, ठीक है। NFT होगा तो क्या आएगा, 1 आएगा, और अगर दूसरा कोई अकाउंट होगा तो दूसरा कोई टोकन होगा तो उसका फिर मल्टीपल फंजेबल बैलेंस आएगा। अब है बैलेंस ऑफ बैच। बैलेंस ऑफ बैच क्या है? ये एक्चुअली आपका क्या कर रहा है कि मल्टीपल एड्रेसेस ले रहा है, अकाउंट्स का अकाउंट ले रहा है, यानी कि मल्टीपल अकाउंट ले रहा है, और उसके बाद तो ये बैलेंस ऑफ बैच का क्या है कि बैलेंस ऑफ आप ले रहे हैं मल्टीपल टोकन्स के, ठीक है। तो उसका एक इन्होंने सर ये एड्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स के है ना? एड्रेस कॉन्ट्रैक्ट सर आपने कहा था ये मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिसके हम बैचेस बना रहे हैं, तो ये एड्रेस किसका होगा? कॉन्ट्रैक्ट्स का, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेसेस होंगे ना? टोकन्स हैं, मल्टीपल एड्रेसेस। किस मेथड की बात कर रहे हैं? बैलेंस ऑफ की नहीं सर, बैलेंस ऑफ बैच आई थिंक, वो जो बैच की बात करेंगे उसमें जो अरे ऑफ एड्रेसेस आ रही है वो अकाउंट्स का बैलेंस होगा ना, ऑलवेज बैलेंस वाला अकाउंट्स का ही होगा, ठीक है। तो अकाउंट्स का बैलेंस का मतलब है कि वो एड्रेसेस जो प्रोवाइड कर रहे हैं उन सबका बैलेंसेस मुझे चाहिए, मल्टीपल अकाउंट्स के बैलेंसेस चाहिए। मल्टीपल अकाउंट्स के साथ मैं क्या कर रहा हूँ, मल्टीपल आईडीज दे रहा हूँ। तो दैट मीन्स कि मेरी जो 5 आईडीज थी जो मैंने आपको अभी उसमें जैपलिन में बताई है, इन सब के बैलेंस में ले सकता हूँ, ठीक है। मैं चाहूँ कि भाई ये मैं इन सबको एक यूएंट में दूंगा, और उसके बाद एड्रेसेस भी जो है ना वो मैं एक साथ उन अकाउंट के दे दूंगा। तो ये बैच ऑपरेशन है बैलेंस ऑफ का। वो क्या कर रहा है, सिंपल लूप कर रहा है और बैलेंस ऑफ लेके आ रहा है। तो बैलेंस ऑफ में बेसिकली हो क्या है, यही काम हो रहा है, बैलेंस आईडी अकाउंट, बैलेंस आईडी अकाउंट, बट यहाँ पे एरे है, ठीक है। तो मल्टीपल का एक साथ आ रहा है सर। लेकिन फॉर एग्जांपल देखें, 5 लेट्स से 5 अकाउंट एड्रेसेस गए और 5 ही हमारे पास टोकन्स थे जैसे एग्जांपल में वहां दिए हुए हैं, तो सर ये क्या 25 जो हमारी अरे जो रिटर्न होगी उसमें 25 एलिमेंट्स होंगे? नहीं, 25 क्यों? सर हर अकाउंट के आपके पास 5 हैं, 5 अकाउंट्स हैं, ठीक है। और जितने भी आपके पास बेसिकली जितने भी अकाउंट्स आपने दिए हैं, ठीक है, उसमें से आप ये कह रहे हैं कि इनका बैलेंस मालूम कर लें। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है कि आपका जो अकाउंट्स है उसकी लेंथ तक एक आपका वो चल रहा है, ठीक है, लूप, और वो क्या कर रहा है, बैलेंस ऑफ लेके आ रहा है अकाउंट और आईडी का। तो एक्चुअल में अच्छा यहाँ पे ये है कि जितने आपके अकाउंट्स हैं उतने ही आपकी आईडीज हैं। नाउ दिस इज स्ट्रेंज सर, ये तो नेस्टेड लूप लगता है। लेके चलता है कि आई, अगर लेट्स सपोज कि आई जो है वो आपके पास 2 अकाउंट्स हैं, तो यहाँ पे ये है कि अगर आप बैच है तो उसमें ये बेसिकली कह रहा है कि अकाउंट और आईडी जो है वो उसकी सेम लेंथ होनी चाहिए, तभी ये बैच ऑपरेशन चलेगा, अदरवाइज ये बैच ऑपरेशन नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसमें तो जो है वो ये कह रहा है कि टोकन और अकाउंट्स की आईडी जो है ना वो सेम होनी चाहिए। आई डोंट नो कि भाई इसका क्या फायदा होगा अगर मेरे पास 2 टोकन हैं तो मैंने सर जरा सा ऊपर अगर डिस्क्रिप्शन में इसने लिखा है लॉजिक इसके पीछे, इनका मैं बैलेंस मालूम करना चाह रहा हूँ, तो वो कैसे होगा, ठीक है। तो वो ऐसे होगा कि फिर आपको अकाउंट्स वाइज जो है वो अकाउंट वाइज आईडी के बैलेंस लेने पड़ेंगे। ये इसका डबल लूप चलेगा, नेस्टेड लूप चलेगा, अकाउंट्स के ऊपर
आईडीज के ऊपर, यानी कि टोकन आईडीज के ऊपर अकाउंट्स का बैलेंस चलेगा। जी सर, मेरा यही ख्याल था, तभी मैंने वो 25 कहा था कि शायद हाँ, लेकिन उन्होंने ऊपर दिया हुआ है, अगर यहाँ पे देखें तो दिस इज के रिक्वायरमेंट ये है कि अकाउंट और आईडी जो है वो सेम लेंथ में होनी चाहिए, तो उन्होंने इसको वैसे ही रिस्ट्रिक्ट कर दिया। सर लेकिन ये अजीब नहीं है, देखें वो उसके भी इंडेक्स 0 पे जाता है, उसके भी इंडेक्स 0 पे, फिर हाँ, नेक्स्ट अजीब टाइम है। इंडेक्सेस 1 पे I जाएगा, totally फिर agree 2 कि 3। अजीब है, ऐसा नहीं होना चाहिए, बट है ऐसे ही, इम्प्लीमेंटेशन उन्होंने ऐसी दी। सेट अप्रूवर फॉर ऑल, अगेन दिस इज ऑपरेटर और एक एड्रेस के ऊपर सारे टोकन्स पे वो अप्रूवल दे देगा, उसका मेथड है, ये हम पहले भी देख चुके हैं एनएफटी के अंदर। इज अप्रूव फॉर ऑल, चेक कर रहा है कि क्या अप्रूवल है या नहीं है। सेफ ट्रांसफर फ्रॉम, अगेन वो सेम ही है, आई डोंट थिंक सो इसमें कोई चेंज है। सेफ बैच ट्रांसफर फ्रॉम जो है, यहाँ पे भी मेमोरी आईडीज हैं और मेमोरी अमाउंट है, ठीक है। पर्टिकुलर टोकन्स की अमाउंट बता रहे हैं कि कितने टोकन्स की क्या अमाउंट जो है वो देनी है। ऑब्वियसली यहाँ पे भी जो लेंथ है उसकी आईडीज और अमाउंट्स की वो सेम होनी चाहिए, ठीक है, एरे की लेंथ जो है। तो ये सेफ ऑब्वियसली ये सेफ बैच ट्रांसफर फ्रॉम जो है वो एक और मेथड कॉल कर रहा है, जिस तरह से ओपन जैपलिन का तरीका है कि वो क्या करता है, मैसेज सेंडर को लेता है और फिर फ्रॉम में भेज देता है। तो ये एक्चुअल सेफ ट्रांसफर फ्रॉम का मेथड है। एड्रेस, इसमें जो पैरामीटर्स हैं, फ्रॉम है, टू है, अकाउंट की आईडी है और अमाउंट है, ठीक है। सर डबल 155 का नंबर 1 का, हाँ जी बोले सर, 1155 का इंटरफेस नहीं है सेपरेट? क्या नहीं है? इंटरफेस इसका सेपरेट नहीं होगा, जैसे 7 to 1 का था और 20 का था, इसका नहीं होगा? सेपरेट है ना इसका, है IERC 1155, IERC 1165 है ना इसका, 1155। एक्चुअली हमने डिस्कस नहीं ना किया, हम डायरेक्टली इम्प्लीमेंटेशन पे आ गए। हाँ, मैं इंटरफेस को मैंने वो ज्यादा मैंने तो खैर 777 में भी डिस्कस नहीं किया उसको, क्योंकि मैं इम्प्लीमेंटेशन डिस्कस कर रहा हूँ, तो इसी में इंटरफेस डिस्कस हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे बता रहा है कि किसका मेथड है, ठीक है ना। ओके, सो वेयर वी आर, सेफ ट्रांसफर फ्रॉम है, फिर सेफ बैच ट्रांसफर फ्रॉम आ जाएगा आपका, ठीक है। सो अगेन ये किसी एक और मेथड को कॉल कर रहा है, दिस इज द सेफ ट्रांसफर फ्रॉम। तो ये सेफ ट्रांसफर फ्रॉम तो जो है वो आपका बिफोर टोकन ट्रांसफर कर रहा है, ऑपरेटर को देख रहा है, उसके अलावा उसके ऑपरेटर को एक्चुअली माइनस कर रहा है, ठीक है। आईडी फ्रॉम ले रहा है, अमाउंट चेक कर रहा है इसकी, और उसके बाद उसको माइनस कर रहा है, ठीक है। टू के अंदर ऐड कर रहा है ट्रांसफर, और उसके बाद ट्रांसफर सिंगल जो है वो एक मेथड, अच्छा इसका इवेंट जो है वो ट्रांसफर सिंगल है, दैट मीन्स कि सिंगल के लिए वो ट्रांसफर सिंगल इवेंट कॉल हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद डू सेव ट्रांसफर एक्सेप्टेंस चेक, जो कि एक नीचे मेथड होगा, वो चल रहा है। अच्छा, सेव बैच ट्रांसफर फ्रॉम में आपके पास क्या है कि आपके पास यहाँ पे एरेज हैं, मेमोरी और आईडी का। इफ टू रेफर्स टू स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इट मस्ट इंप्लीमेंट। अच्छा, अगर यहाँ पे भी यही है कि अगर टू जो है, ये टू जो कॉन्ट्रैक्ट है, अगर वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है तो ये रिसीवर IERC जो है वो उसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए, ठीक है। रिसीवर ऑन बैच रिसीव एक्सेप्टेंस मैजिक। इसके बाद जो है वो ये चल कैसे क्या है, यहाँ पे वैलिडेशन चेक कर रहा है आईडीज डॉट लेंथ की, कि अमाउंट डॉट लेंथ और आईडीज डॉट लेंथ सेम होनी चाहिए, ठीक है, इट शुड नॉट बी मिसमैच। और उसके अलावा डू एड्रेस चेक कर रहा है, ऑपरेटर गेन कर रहा है कि क्या वो एड्रेस जो है ऑपरेटर की है या नहीं है, ठीक है। बिफोर टोकन ट्रांसफर कर रहा है, फिर एक लूप चल रहा है, ठीक है, वो टोकन आईडी पे लूप चल रहा है और सेफ ट्रांसफर फ्रॉम चल रहा है। सो दिस इज द सेम एज सेफ ट्रांसफर फ्रॉम, सिर्फ इसमें यह है कि आपका एक लूप चल रहा है और आप एक एरे में ये सारी चीजें दे रहे हैं, दैट्स इट। के बाद आपका ये डू सेफ बैच ट्रांसफर चल जाता है और ट्रांसफर बैच यहाँ पे इमिट होता है, ठीक है। और ये डू सेफ ट्रांसफर बैच एक्सेप्टेंस चेक चल जाता है, ये हम नीचे देख लेंगे क्या है। अच्छा, ये न्यू URI जो है ये आपकी उसी तरह से है जिस तरह से आपकी वहाँ पे चल रही थी, इनके अपने एक मैकेनिज्म दिया हुआ है URI का, so you can basically check the URI just like that. JSON, you can provide any JSON based. मिंट के अंदर यहाँ पे जो नॉर्मल मिंट है वो तो उसी तरह से है मिंट जिस तरह से ERC20 का है, सिर्फ उसके लिए यह है कि ये डू सेफ ट्रांसफर एक्सेप्टेंस जो है वो चेक हो रहा है। ये सेफ ट्रांसफर के लिए ERC20 में भी हमने देखा था कि हो रहा था, ठीक है।
बैच मिंटिंग के लिए आपके पास ये है कि आप आईडी देंगे बैच मिंट के लिए और उसकी अमाउंट देंगे, ठीक, कि भाई इतनी अमाउंट इन सारे टोकन्स की मिंट कर। तो सिमिलर काम हो रहा है, आई डोंट थिंक सो दैट मींस कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, सेम ही है, ज़्यादा कुछ नहीं। और फिर वही सेव बैच ट्रांसफर एक्सेप्टेंस हो रही है, यहाँ पे भी ट्रांसफर बैच का चल रहा है मिंट में, ठीक है। बर्न भी जो है आपका नॉर्मल एक मेथड हुक कॉल हो रहा है। सर बैच में अगर मैं सिंगल ले दूंगा तो तब भी बैच कंसीडर होगा, क्योंकि वो तो फिर सिंपल ट्रांसफर हो गया ना। सर ये बैच वाला फंक्शन दिखाएं। हाँ बोलें। इसमें तो पैरामीटर में ही भी, पैरामीटर में आपको एरे ही भेजना है। अब आप एक भेज दें एरे, ठीक है, तो ऑब्वियसली इस मिंट बैच की कॉस्ट जो है वो इस मिंट से ज्यादा है। अगर आपके पास फीस के पैसे ज्यादा है तो आप भेज दें इसको मिंट बैच को, एक एक करके भेज दें। आप यहाँ पे आईडी 1 भेज दें, अमाउंट भी 1 भेज दें, कोई मसला नहीं है, ठीक है जी। सो बर्न बैच जो है वो उसमें अगेन वो लूप चल रहा है, ठीक है, कि कौन सी आईडीज को जो है वो बैच जो है, अच्छा बैच जो है वो पूरा अगर आप प्रोसेस देखें ना ERC 115 का, तो बैच जो है वो एक्चुअली कुछ बहुत ज्यादा कर नहीं रहा। बैच एक लूप चला रहा है और वो लूप के अंदर रिस्ट्रिक्शन ये है कि जो एरे दे रहे हैं ना हम आईडीज का, और जो दूसरा एरे दे रहे हैं अमाउंट्स का या अकाउंट्स का, वो सेम होना चाहिए, दैट्स इट। सो बाकी आपका वही चल रहा है। आई डोंट सी के कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे भी वो आईडीज और देन अमाउंट और देन को चेक कर रहे हैं, सो ऑन। फिर ये वो बिफोर टोकन ट्रांसफर चल रहा है, जो कि ऑब्वियसली इम्प्लीमेंट करना है आगे, ठीक है, क्योंकि जस्ट सिग्नेचर दिया हुआ है। डू सेव ट्रांसफर एक्सेप्टेंस टैग चेक में अगर आप देखेंगे तो ये क्या कर रहा है कि पहले तो ये चेक कर रहा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, ठीक है, टू इस कॉन्ट्रैक्ट। ये इस कॉन्ट्रैक्ट कहाँ से आ रहा है, ठीक है, बताइए कहाँ से आ रहा है सर? ये हमारे लाइब्रेरी है एक एड्रेस की, लाइब्रेरी एड्रेस के वहां से आ रहा है, जी, ठीक है, उसे यूज किया चेक कर लेता है थ्रू इस कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बेसिकली एक असेंबली का कोड है, उसके थ्रू ये चेक कर लेता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है। उसके बाद ये ट्राई कैच का एक वो लगा हुआ है एक्सेप्शन हैंडलिंग का, उसमें बेसिकली वो कर क्या रहा है कि ERC.2 ये इंटरफेस कॉल कर रहा है। जो 2 है वो ऑब्वियसली रिसीवर उसने इम्प्लीमेंट किया हुआ, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट है अगेन तो उसने इसको इम्प्लीमेंट किया हुआ है IERC11 रिसीवर, और इसके अंदर जो मेथड है ऑन ERC1155 रिसीव्ड, उस मेथड को उसने एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है। ये ऑपरेटर है फ्रॉम अमाउंट, और रिटर्न क्या कर रहा है, वो बाइट्स में रिटर्न कर रहा है, बाइट 4 रिस्पॉन्स रिटर्न कर रहा है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे हो क्या रहा है कि बेसिकली जो भी रिस्पॉन्स आएगा आपका बाइट 4 में, ठीक है, उसको वो चेक कर रहा है सिलेक्टर से कि वो नॉट इक्वल्स टू II रिसीवर डॉट ऑन ERC 1155 रिसीव डॉट सेलेक्टर, तो वो रिवर्ट कर देगा। अगर वो बाइट कोड जो है वो इस सेलेक्टर से बेसिकली सेम ना हुआ तो वो क्या करेगा, इसको रिटर्न कर देगा एरर की सूरत में, ठीक है। तो वो ये चेक कर रहा है और यहाँ पे आपके पास एरर आ जाएगा ट्रांसफर टू नॉन ERC रिसीवर इम्प्लीमेंट, और ये रिवर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो दैट मीन्स कि आप जिसको ERC 1155 भेज रहे हैं उसके पास ये ऑप्शन होना चाहिए कि वो इसको रिसीव कर सके, ठीक है। दैट मीन्स कि वो उसके पास ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो इसको रिसीव कर सके, ठीक है। तो ये है डू सेव ट्रांसफर एक्सेप्टेंस चेक है, उसके बाद डू सेव बैच ट्रांसफर एक्सेप्टेंस चेक है। सर एक क्वेश्चन, इसका मतलब ये है आपका, सॉरी हाँ बोले सर, इसका मतलब ये है कि वो उसे कॉन्ट्रैक्ट भी होना चाहिए, क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट का एल्स नहीं है। नहीं इफ कॉन्ट्रैक्ट है, एल्स का है नहीं सर, इसका एल्स नहीं है। इसका मतलब है हम हमेशा सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट को ही भेज सकेंगे। नहीं ना, ये थोड़ी कह रहा था, वो ये कह रहा है कि डू सेव ट्रांसफर चलाओ ये उस वक्त जब कॉन्ट्रैक्ट हो 2 का, अगर 2 कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो इसको पास ऑन कर दो, तो इफ के बाद कुछ भी नहीं है ना, नहीं सर, लेकिन फिर आपको यूज हो रहा है ना इसके अंदर, सॉरी ट्राई एंड कैच यूज हो रहा है इसके अंदर, इस वाले इफ के अंदर ट्राई एंड कैच तो अंदर यूज हो रहा है ना, कि अगर वो कहानी शुरू कहां से होगी, अगर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो शुरू करो, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट है
तो फिर ये कहानी शुरू होगी, अदरवाइज ये कहानी शुरू नहीं होगी। अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्ट को ट्रांसफर कर रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट लाजमी है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट ने IERC 1155 का रिसीवर जो है वो इम्प्लीमेंट किया हो, अदरवाइज ये ट्रांसफर नहीं होगा किसी नहीं सर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, मैं वो 165 से थोड़ा कंफ्यूज कर गया था, उसमें वो बूलियन रिटर्न करता था, इसमें बूलियन रिटर्न नहीं करता। ठीक है। हाँ 777 में था, वो एक्नॉलेजमेंट में था। उसमें एक्नॉलेजमेंट में ये था कि आप ये एक्नॉलेज कर रहे हो कि यार ये मुझे कॉन्ट्रैक्ट को ही भेजना है, अदरवाइज में वो फॉल्स हो जाएगा। जी जी। और 721 में था कि वो EOA को भी चला जाता था और कॉन्ट्रैक्ट को भी चला जाता था। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे डू सेव ट्रांसफर एक्सेप्टेंस चेक, और इसमें कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ ये डिफरेंस ये है कि ये बेसिकली ओवरलोडिंग हुई हुई है इसकी। एक्चुअल में तो पैरामीटर जो है वो उसमें से भी आईडी और अमाउंट्स है, और इस पे जो है वो UN 256 की नॉर्मल आईडी और अमाउंट्स है। यहाँ पे जो है इसका एरे है, और ये एरे एज इट इज पास हो रहा है इसको। ठीक है, तो उसने जो है वो बैच रिसीव और रिसीव दोनों इंप्लीमेंट होने चाहिए। अगर वो बैच रिसीव कर रहा है, अगर बैच रिसीव कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो उसके पास ये इंप्लीमेंटेशन होनी चाहिए इस मेथड की, बैच रिसीव की। अगर वो सिंगल कर रहा है तो उसके पास ये सिंगल की रिसीव्ड की इंप्लीमेंटेशन होनी चाहिए, तभी वो ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, और ये बेसिकली एक हेल्पर मेथड दिया हुआ है एज सिंगलटन एरे। एलिमेंट आप भेज रहे हैं और उसके अगेंस्ट में वो जो है वो एक एरे रिटर्न कर रहा है, तो ये हेल्पर मेथड ओपनजैपियर ने दिया। सर इसका क्या पर्पस है? किसका? ये जो एरे मेथड दिया हुआ है ये वाला, ये बेसिकली कोई प्योर मेथड है जिसमें आप बेसिकली कोई एलिमेंट भेजेंगे, लेकिन एलिमेंट रिसीव कर रहा है और उस एलिमेंट को बेसिकली एरे में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, ये देखें एरे 00 में उसने कन्वर्ट कर दिया, उसको रिटर्न कर दिया। एक्चुअल में आप बेसिकली सिंगलटन एक एलिमेंट का एरे बना रहे हैं और वो सिंगलटन एरे जो है वो आपको रिटर्न करना है। तो हेल्पर मेथड है कि आप जो है वो किसी भी एलिमेंट के को एरे में कन्वर्ट कर देंगे। सर यूजेज क्या है, मतलब क्यों, क्या किस चीज को कन्वर्ट करेंगे हम? जैसे अभी ये सवाल हुआ था ना कि मैं बैच में एक ही ट्रांसफर करना चाहूँ तो फिर आप एरे बना के उसमें ट्रांसफर कर दें, तो उसके लिए इन्होंने एक मेथड बनाया और कुछ खास नहीं है इसमें। एक एरे बनाया एक सिंगल एलिमेंट का, उस एलिमेंट को एरे 0 में ट्रांसफर करके रिटर्न कर दिया जा सकता है। खास ये काम नहीं करना। ये मेथड सिर्फ ये कर रहा है कि आपके किसी भी, आपने 2 लिखा हुआ है, 2 को एरे में कन्वर्ट करके दे रहा है आपको, तो एरे 0 इक्वल्स 2 हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये हमारा 777 और 1155 को मैंने समझा दिया है आप लोगों को डिटेल्ड में। उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो ओपनजैपियर ने दी है वो समझा दिया है। इम्प्लीमेंटेशन आप लोग खुद करेंगे 777 की भी और 1155 की भी। सिनेरियो जो है वो मुदस्सिर आपको एज असाइनमेंट दे देंगे। ठीक है, तो आप इन दोनों की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो फिर आप स्टार्ट कर देंगे, आप कर लीजिएगा। ठीक है, 777 की 10वीं आप होपफुली कर लें और 1155 की जो है वो नेक्स्ट वीक आप कर लें। उसके 1155 के जो है वो हमारे कुछ इंटरेस्टिंग सिनेरियोज बनते हैं तो वो हम उसमें दे देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ तक कोई क्वेश्चन? सर एक चीज थी जो हम URI यानी NFT की जब भी हम बात करते हैं, चाहे 721 है या 1155 है, तो वहां पे जाहिर है एक URI होता है जो हमें जरूरी चाहिए। URI जो है वो देखिए URI जो है ना, URI आप कोई भी बना सकते हैं और उसमें वो जरूरी नहीं कि आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ही बनाएं। और आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। आवाज नहीं आ रही मुझे। अहमद भाई आपकी जो आवाज है ना वो कट रही है मेरे पास, मुझे सुनाई नहीं अच्छे से। अच्छा सर एक क्वेश्चन है,
अभी सर 1155 काफी तेजी में आपने गो थ्रू करवाया है। सिर्फ सर एक छोटा सा क्वेश्चन पता नहीं करना चाहिए कि नहीं, कि सर ये जो नॉन फंजिबल टोकन है और 777 इसको कैसे ये ब्रिज कर रहा है, ये कहाँ पर कोड के थ्रू? आप सर थोड़ा सा हमें जरा थोड़ा सा ब्रीफली बता दें। ये 777 की इम्प्लीमेंटेशन को तो नहीं ब्रिज कर रहा, बट ERC-20 और ERC-721 को कर रहा है, ठीक है। और वो भी उस वक्त जब आपको इस तरह की इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत हो, जैसे गेम्स वगैरह में आपको अक्सर बेशतर जरूरत पड़ेगी गेम्स के कॉन्ट्रैक्ट लिखने में। उसके अलावा आपको कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट लिखना है जिसमें मल्टीपल टोकन्स हो, ठीक है। मिसाल के तौर पे एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। अब आपको एक बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, ठीक है। अब बिल्डिंग के अंदर जो है वो बहुत सारी या बिल्डिंग को कह लें या लैब कह लें, ठीक है। अब लैब, अगर एक लैब के लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट लिखना है तो उसके अंदर आपके पास बहुत सारी चीजें हैं जिसको आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। आवर्स को आप फंजिबल टोकन में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एज ए यूटिलिटी टोकन, और उसके अलावा जो है वो जो इक्विपमेंट है उसको NFT में ट्रांसफर कर सकते हैं। अब आपको ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट लिखना है, ठीक है, जिसमें आपके पास मल्टीपल गुड्स हैं और फंजिबल भी है, नॉन फंजिबल भी है, तो आप क्या करेंगे, उसको 115 यूज कर लेंगे उसकी जगह, क्योंकि अगर आप 1155 यूज करते हैं तो आपको एक ही कॉन्ट्रैक्ट में सारे काम हो जाएंगे, ठीक है। आप क्या करेंगे, एक लैब के अंदर जो आवर्स हैं उनको फंजिबल टोकन में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, वहीं से बना लेंगे, और उसके अंदर जो इक्विपमेंट है जैसे लैपटॉप्स हैं या सिर्फ कंप्यूटर्स हैं, उनको आप नॉन फंजिबल NFTs में ट्रांसफॉर्म कर देंगे, ठीक है। तो वो NFT जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे होंगे एक सिस्टम को, और आप कहेंगे जी इसमें 20 टोकन मैंने आपको दे दिए, तो 20 टोकन का मतलब है 20 आवर्स दे दिए आपने, या 2 आवर्स उसने खरीद लिए, 2 आवर्स उसने उस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए खरीदी है, तो वो NFT भी उसके पास है और उसके पास 20 आवर्स भी है, तब वो उसको यूज कर सकता है। तो इस तरह के जो कॉन्ट्रैक्ट हैं, अगर आप इसको वैसे करेंगे तो आपको 2 कॉन्ट्रैक्ट तो ये डिप्लॉय करने पड़ेंगे, ERC और NFT का, और उसके बाद एक तीसरा कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करना पड़ेगा जो उसको मैनेज करेगा दोनों। उसकी जगह आप सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करेंगे ERC-115 का, 1155 का, और उसके अंदर ये सारी चीजें मैनेज कर लेंगे। समझे मेरी बात? सर मेरे 2 क्वेश्चन हैं। नंबर 1 ये कि हम लोग ERC-1155 को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, और दूसरा ये कि इसमें अगर हम लोग इंटरफेस बनाना चाहें, लाइक अभी तक तो हम लोग रेमिक्स को यूज करते हुए उसके अंदर ही URL डाल रहे हैं, कोई में हम लोग इंटरफेस बना के उसके अंदर ब्राउज करके उसको अपलोड करना चाहें पिक्चर्स को या कुछ इस तरीके से, तो वो किस तरीके से होगा, क्या आप उसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? देखिए, अगर मैं किसी चीज को भी इम्प्लीमेंट करना चाह रहा हूँ ना, तो ERC-115 जो है वो ओपन जैपलिन का मैंने यूज कर लिया। अब इसके बाद जो है वो इम्प्लीमेंटेशन मुझे देनी है, जैसे ये यहाँ पे मैं इम्प्लीमेंटेशन दूंगा ना गेम आइटम्स की, या मैं लैब आइटम्स की या लैब्स की मैं इम्प्लीमेंटेशन जब दूंगा तो मैं ERC-115 को इम्प्लीमेंट कर दूंगा, एक्सटेंड कर लूंगा, उसके बाद मैं अपनी इम्प्लीमेंटेशन यहाँ दे दूंगा। समझ में आ रही है? सर ये इसको प्रैक्टिकल हम करके देख सकते हैं अगली क्लास के अंदर? प्रैक्टिकल जरूर करके देख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन अभी मेरे पास टाइम कंस्ट्रेंट है, इसी वजह से जो है वो हम इसको हेल्प डेस्क में रख लेते हैं। दोनों के प्रैक्टिकल जो है ना, वो मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दोनों की मैं जो है वो अपने गेट पे अपलोड कर दूंगा, और वहां से आप देख लें, उसका एक हेल्प डेस्क रख लेंगे तो वो आपको प्रैक्टिकली जो है वो दोनों चीजें पता चल जाएंगी, ठीक है। आप ये बता दीजिएगा कि अभी हमारे पास क्या, सॉरी हमारे पास अभी क्या क्या रह गया है और कितनी एग्जाम ये रह गई क्लासेस, और कब हमारे अभी एग्जाम्स होंगे? हमारा Web3 रह चुका है, रिएक्ट रह चुका है जो कि हमें करना है। अच्छा, Web3 के लिए मैं आपको बता दूं कि वी आर बेसिकली और एग्जाम्स कब हो रहे हैं सर? हमारा जो है वो Web3 रह चुका है, Web3 हमें अभी करना है, ठीक है। इसके बाद DAP यूनिवर्सिटी का एक आर्टिकल है जो कि हम करेंगे, इंट्रो टू Web3, इसको फॉलो करेंगे। तो अगर आप इसको पहले से फॉलो करके आ जाते हैं तो वेल एंड गुड, ठीक है। इसको हम कंप्लीट करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली हमें 2 क्लास लगेंगी इसको खत्म करने में, ठीक है, Web3 इंट्रो को। वंस ये हम कर लेंगे तो हम फिर रिएक्ट पे शिफ्ट हो जाएंगे और रिएक्ट को फिर हम पढ़ना शुरू कर देंगे। सो वी आर बेसिकली गोइंग टू स्टार्ट डैप्स डेवलपमेंट के डैप कैसे बनेगी इन टोकन्स के बाद। ये वाला ये है जनाब। सर क्विज तो अभी नहीं आ रहा ना 1-2 महीने में? सॉरी क्या नहीं आ रहा आपको? क्विज तो नहीं आ रहा ना 1-2 महीने तक अभी?
आपका क्विज जो है ये टोकन हमारा चूंकि खत्म हो चुका है तो क्विज आपका ऑलरेडी ड्यू हो चुका है, सो मोस्ट प्रोबेबली आपका इस वीक नेक्स्ट वीक कभी भी क्विज जो है वो अनाउंस हो सकता है। सर आपने एक दफा डिजाइन पैटर्न के बारे में कुछ कहा था कि वो कराएंगे, तो वो कब कराएंगे सर? मैंने मॉडलिंग का बोला था आपको कि आप किस तरह से मॉडल कर सकते हैं चीजों को ना। होपफुली हम जब वेब 3 कंप्लीट कर चुके होंगे और रिएक्ट में जा रहे होंगे, उससे बीच में मैं एक क्लास रखूंगा जिसमें हम इसको देखेंगे कि हम रियल लाइफ सिनेरियोज को, जो भी मैं बात कर रहा हूँ, जैसे स्कूल की बात की, शॉप्स की बात की, या इस तरह के सिनेरियोज को जो है वो हम किस तरह से जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे हम उसकी मॉडलिंग कर सकते हैं और फिर हम कैसे उसको टोकन में ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो मॉडलिंग के किसी टूल का नाम बता दें तो थोड़ी सी स्टडी हम भी कर लेते हैं। यू कैन यूज Draw.io, ये सारी चीजें आप यूज कर सकते हैं मॉडलिंग के लिए। अच्छा, हम नेक्स्ट क्लास में जो है वो इस ट्यूटोरियल को फॉलो करेंगे और वेब 3 जो है वो हम उसको कंप्लीट करेंगे इस ट्यूटोरियल के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट फिर हम रिएक्ट पे मूव हो जाएंगे और उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, सो मेजर आपके जो टोकन है वो हमने कवर अप करी है, ERC 777, 1155, 20 और 721। ERC 20 और ERC 721 को हमने जो है वो काफ़ी डिटेल में देखा है। ठीक है, एंड आई होप के आप लोगों ने भी अच्छी खासी उसकी प्रैक्टिस की है। ERC 777 और 1155 की जो है वो मैं एक सैम्पल कोड अपलोड कर दूंगा, उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अदरवाइज अभी ये दोनों टोकन जो है वो मार्केट में काफ़ी न्यू है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा अभी इसका यूसेज जो है वो उतना ज़्यादा नहीं है अभी फिलहाल मार्केट के अंदर। बट द थिंग इज के 777 इज समथिंग जो मार्केट में इतना ज़्यादा पेनिट्रेट भी नहीं कर सका, ज़्यादा चला भी नहीं बिकॉज ऑफ इट्स कॉम्प्लेक्सिटी। और 1155 जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और मेरे हिसाब से उसका यूसेज बढ़ेगा आगे। ठीक है, नॉट जस्ट के वो बैच ऑपरेशन की वजह से या इस वजह से आई पर्सनली बिलीव के जो मल्टीपल टोकन की एबिलिटी है विद इन वन कॉन्ट्रैक्ट, आई थिंक पीपल गोना यूज दिस कॉन्ट्रैक्ट अ लॉट। ठीक है जी, और उसके अलावा जो हमारे डिफरेंट DeFi के अंदर जो मजीद चीज़ें आ रही हैं वो ज़्यादातर इम्प्लीमेंट भी 1155 पे ही हो रही है, जिसके अंदर जो है वो हमारा शेयर्ड NFT है और जो पार्शियल NFT प्लस फंजिबल प्लस NFT पार्शियली फंजिबल टोकन जो हैं वो, या पार्शियली नॉन फंजिबल टोकन जो है वो भी इसमें एड अप हो रहे हैं। तो आई थिंक 115 इज अ वेरी गुड कॉन्ट्रैक्ट। सो हमने इनको डिटेल में वैसे देख लिया है। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन मैं अपलोड कर दूंगा आपको, तो वो फुली आपको वो भी पता चल जाएगी। इसके अलावा कोई चीज़ ऐसी जो हम मिस कर रहे हो टोकन्स के अंदर। URI का जो आपका क्वेश्चन था, अच्छा URI जो है वो मेक श्योर कीजिए कि URI एक्चुअल में आपकी URI जो है वो पुश होती है कॉन्ट्रैक्ट में, URI कॉन्ट्रैक्ट में नहीं बनती। ठीक है, अगर आप URI कॉन्ट्रैक्ट में बनाने की कोशिश करेंगे तो आप लोग फंस जाएंगे स्ट्रिंग की मैनिपुलेशन में। स्ट्रिंग की मैनिपुलेशन वो काम है जो आप हद दर्जे जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में अवॉइड करें। स्ट्रिंग की मैनिपुलेशन आप कॉन्ट्रैक्ट में ना करें, ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है। ठीक है जी, तो जब भी आप URI वगैरह की बात करते हैं, पुश दैट URI फ्रॉम योर डैप। हमेशा वो सारी प्रोसेसिंग जो है वो आपकी डैप में होगी और वो वेब 3 से फिर पुश होगी कॉन्ट्रैक्ट में। ठीक है जी, ये जवाब मिल गया हमको जिनका URI का क्वेश्चन था मेरा। अच्छा, उसके अलावा जो NFTs में डायनामिक URI जनरेशन है जिसमें आप 10,000 NFT जनरेट कर देते हैं, फिर डायनामिक URI वो एल्गोरिथम भी जो है वो वेब 3 में या आपकी बेसिकली जो आपकी डैप्स लेयर है उस पर लिखा जाता है और वो बहुत सारे अवेलेबल हैं। अगर आप सर्च करेंगे तो मैं कुछ आपको दे भी दूंगा जिसमें ये काम हो रहा है। और कोई सवाल? सर ये जो आपने अभी डेप यूनिवर्सिटी का आर्टिकल शेयर किया है, इसका वर्जन बता देंगे कौन से वर्जन पे काम कर रहे हैं ये लोग? क्योंकि अभी हम लोग 12 प्लस वर्जन, पुराना वर्जन होगा ऑब्वियसली में बहुत सारी चीजें नहीं चलेंगी, बट यू नीड टू फॉलो दैट। उन्होंने वर्जन वगैरह बताया हुआ है क्योंकि ये मैंने फॉलो किया था इसको ऑनेस्टली अपने नए वर्जन के ऊपर, लेकिन वो काफी इसके अंदर एरर्स आ रहे थे, तो उसी वजह से मैं अगर आपने ये फॉलो किया हुआ है तो इसमें जो है ना वो कुछ चेंजेस हो चुकी हैं लाइब्रेरीज में।
वो लाइब्रेरीज की चेंजेस मिल जाएगी। जैसे ट्रांजैक्शन की लाइब्रेरी चेंज हो चुकी है तो ट्रांजैक्शन नहीं हो रही होंगी, वो हम देख लेंगे। हम जब स्टार्ट करेंगे ना इसको, तो हम वो लाइब्रेरीज जब गेट कर रहे होंगे तो उसमें कुछ पैकेजेस में फर्क आ गया है, इसकी वजह से एज इज जो है ना ये शायद ना चले। तो अच्छा है एज इज अगर चल जाएगा तो फिर आपका मसला हो जाएगा कि आप लोग इसको सही से प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो एज इज चलना भी नहीं चाहिए इसको। बट द थिंग इज के दिस इज अ वेरी गुड, ये जो ये इथेरियम जेएस ट्रांजैक्शन है ये इस तरह से है नहीं अब, ठीक है ना, ये चेंज हो गया है। तो बहरहाल जो अभी वेब3 है उसमें बहुत सारी चेंजेस आ गई हैं, बहुत सही तो नहीं, कुछ मिनिमल चेंजेस हैं, वो हम कवर अप कर लेंगे, उसके साथ हम इसको देख लेंगे। सर एक और बात, ये ट्यूटोरियल मैंने फॉलो किया है लेकिन इसमें मेटामास्क के साथ कनेक्शन नहीं है। सॉरी जी, क्या बोल रहे हैं? Web3 को मेटामास्क के साथ कनेक्ट करके यूज करने का जो है ना मेथड नहीं बताया, ये मेटामास्क को कनेक्ट करने के लिए बहुत ही सिंपल मेथड है, मैं डॉट इनेबल होता है वो मैं बता दूंगा आपको, हम नेक्स्ट इसमें स्टार्ट करेंगे तो आपका कनेक्शन जो है वो स्टार्टअप हो जाएगा उसका। और मुदस्सिर आई थिंक मुदस्सिर एक हेल्प डेस्क हम रख लेते हैं, तो उसके अंदर जो है ये एक जो इम्प्लीमेंटेशन मैं दूंगा उसको हम समझा देते हैं इनको। तो आई होप कि वो दोनों की इम्प्लीमेंटेशन हम कवर अप कर लेंगे उसके अंदर, 1155 की भी और 777 की। अच्छा, दूसरा एक और चीज आप रिकमेंड करें कि ये डैप यूनिवर्सिटी को हम ज्वाइन करें अपने लाइक लर्निंग के लिए, या कोई और कुछ और आप इट्स वेरी गुड। डैप यूनिवर्सिटी और ईट द ब्लॉग्स जो हैं इसको आप बहुत ज़्यादा फॉलो करें, बिकॉज जो कंटेंट की क्वालिटी है वो बहुत ज़बरदस्त होती है। और डैप यूनिवर्सिटी एंड ईट द ब्लॉग्स दो हैं ये चैनल्स। आई थिंक यू मस्ट बी सब्सक्राइब टू, ऑल ऑफ यू मस्ट बी सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और दूसरा चैनल कौन सा बताया आपने? ईट द ब्लॉग, ईट द ब्लॉग। एक तो ये है डैप यूनिवर्सिटी और एक है ईट द ब्लॉग, इनके चैनल्स हैं। ये eattheblogs.com है, इसका यूट्यूब का चैनल है, इसको फौरी सब्सक्राइब कर लें। उसके अलावा जो एक और चैनल है वो है फाइनमैटिक्स का, दिस इज अ वेरी गुड गाय, इनके बहुत सारे पेड वो भी हैं कोर्सेज भी, बट ये और डैप्स दोनों इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा फाइनमैटिक्स है यूट्यूब पे, अगर आप फाइनमैटिक्स सर्च करें तो फाइनमैटिक इज अगेन वेरी गुड चैनल, जिसमें आपको डीफाई की जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो समझाए जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फाइनमैटिक्स है यूट्यूब पर अगर आप जाते हैं तो। Follow crypto news. Every day there is something new. If you want to become a blockchain developer, or you're supposed to understand every blockchain, there is a spot where ये फाइनमैटिक्स, ठीक है, ये चैनल है, बस यू शुड फॉलो दिस चैनल, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैनल है। उसके अलावा ईट द ब्लॉग्स है, डैप यूनिवर्सिटी है, आप जरूर फॉलो करें इसको, ठीक है जी। सर ये जो माइनेबल टोकन होते हैं ये कौन से होते हैं जो नेटवर्क से माइन होते हैं, इनकी माइनिंग होती है? माइनेबल इज जस्ट अ मिंटेबल टोकन, मतलब मिंट जिसको मिंट करना या माइन करना एक बात होती है। अब जिस तरह बिटकॉइन है उसकी माइनिंग होती है तो वो फिर मिंट होता है। हाँ वही ना, वो मिंट की आपने एक बेसिकली एक गेमिंग रखी हुई है या मिंट का एक प्रोसेस रखा हुआ है जिसको माइनिंग करना है। तो यू हैव यू कैन बेसिकली ये जो भी आप अपने कॉन्ट्रैक्ट में ERC-20 में मिंट का जो भी फंक्शन रख रहे हैं, जैसे बाय, यू बाय एंड इट विल बी मिंट, तो बाय एक बेसिकली क्या हो गया, माइनिंग का प्रोसेस हो गया कि किस तरह से मिंट हो रहे हैं। इसी तरह से आप बाय नहीं रख रहे, कोई और चीज रख रहे हैं, जैसे अगर वो आप ये कह रहे हैं कि कोई जनाब ये परफॉर्मेंस जो है गेम में जैसे है कि भाई इतना अगर एक्टिविटी उसने कर ली है तो फिर आप उसको मिंट करके एक टोकन दे दें, ठीक है। गेमिफिकेशन या लैडर आपका आता है, ये आपका जो लेडर बोर्ड आता है, लेडर बोर्ड के अंदर आप बेसिकली बता रहे होते हैं कि कितना जो है वो एक्टिव है, तो उसके हिसाब से जो है वो उसको आप कोई ना कोई गेमिफिकेशन दे रहे होते हैं। तो दैट्स द वन वे टू डू द माइनिंग और मिंटिंग। तो बेसिकली ऑन अ नटशेल एक्चुअल आप मिंट की जो लॉजिक लिख रहे हैं ना वो माइनिंग कर लेते हैं, ठीक है। जो मिंट की कुछ भी लॉजिक लिख सकते हैं। ठीक हो गया सर, ठीक है जनाब, थैंक यू वेरी मच। हमारा टाइम हो गया या अभी बाकी है हमारा टाइम? ओवर हो गया जनाब, ओके। सो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम Web3 कर रहे होंगे और मेरे हिसाब से आपका ऑलरेडी क्विज ड्यू है, मैं चेक कर लेता हूँ, होपफुली इस वीक या नेक्स्ट वीक में आपका क्विज जो है वो हो जाएगा, ठीक है जी। सर ये क्विज किस चीज के मुताल्लिक होगा, मतलब ये कि टोकन्स में से किस तरह आएगा?
ERC20 है, फंजिबल टोकन आएंगे। आई डोंट थिंक सो 777 आएगा, बट आई थिंक 777 भी शायद इंक्लूडेड। 115 शायद ना हो। सर तो वो एक्चुअली किस तरह आएगा, मतलब यही MCQs आएंगे? वही आपके जिस तरह से हमारा तरीका है उसी तरह से आएगा। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। और कोई चीज, और कोई क्वेश्चन? ओके जी, अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज।